हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी बच्चे? तो भाई केमिकल काइनेटिक्स का हम लास्ट क्लास में आ गए हैं और ये क्लास आपकी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना केमिकल काइनेटिक्स से, वो इसी टॉपिक से आते हैं, इसी क्लास से आते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आज आपको देने जा रहा हूं कैसे। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन आया था अभी जैम 2020 में, मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जैम 2020 का जो क्वेश्चन आया था केमिकल काइनेटिक्स का, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो, है ना। जैम 2020 के जो 4-5 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे ना, तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में मैं उसको कहूंगा, ठीक है। क्योंकि उसके लिए आपको देखना कितनी जानकारी होनी चाहिए थी, जब जाके वो क्वेश्चन सोल्व होता। तो जैम 2020 का जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपका सोल्व हो जाएगा। हालांकि भाई ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछता है आईआईटी आपसे, है ना, इतने टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। फटाफट से भाई और भी स्टूडेंट्स कनेक्ट कर लो सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, ठीक है। प्रीति, धरत्री, नेहा, नासरीन, वेलकम सभी का भाई, बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग। तो केमिकल काइनेटिक्स की हमारी लास्ट क्लास है। देखो भाई, इस पूरी क्लास को लास्ट तक देख लेना, हाँ, क्योंकि ये क्लास लास्ट तक देखने के लिए बहुत ज्यादा मतलब ठहराव चाहिए कि आप भाई रुक सको ना, पेशेंस चाहिए आपके लिए भाई, आप वहां पे रुक के उसको देख पाओ। इस पूरी क्लास को देखना आराम से, उसके बाद आप मुझे बताना कि यस हाँ ये चीजें ऐसे थी, ऐसे क्वेश्चन सोल्व होना था, तो फिर आपको पक्का समझ में आएगा, ये मेरी बात है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में आज हम बात करेंगे हमारा पैरेलल एंड आपका ये फर्स्ट ऑर्डर के कुछ स्पेशल केस होते हैं, है ना। देखो पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। ये सीएसआर नेट का क्वेश्चन है, जो मैंने कल कंसेप्ट करवाया था उसके ऊपर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन, है ना, नेट का क्वेश्चन है। उसके बाद भाई ये भी नेट का क्वेश्चन है, ये सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स का है, ये आराम से सोल्व कर लोगे आप, इसको मैं बताऊंगा अभी। फिर आपका जो क्वेश्चन आता है गेट 2019 का, ये जो मैं अभी आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका क्वेश्चन है। और ये फिर से आपका आ गया गेट 2020 का, ये फिर से वही क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको कंसेप्ट करवाऊंगा, ठीक है। फिर जो आपके पास आ जाता है जी जैम 2020, है ना, जैम 2020 का ये वाला जो क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि ये कैसे सोल्व होगा, क्या इसके पीछे का कंसेप्ट होता है। तो आज की वीडियो में आप जान जाओगे अगर आपने ये पूरी क्लास देख ली तो देखो मैं आपको गेट के क्वेश्चन सोल्व करवाने जा रहा हूं, है ना। फिर मैं आपको यहाँ पे गेट का हो गया, नेट के क्वेश्चन सारे सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। करें शुरुआत। नमस्कार चिराग, गुड इवनिंग किरण। तो भाई सभी ज्वाइन करो इस क्लास को, काफी इंपॉर्टेंट, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से ज्यादा क्वेश्चन जो है नेट और गेट में देखने को मिलते हैं, नेट और गेट में देखने को मिलते हैं भाई। यहां से थोड़ा सा जैम में कभी कभार, जैसे जैम में इस बार क्वेश्चन पूछा, जैम में इस बार वो क्वेश्चन पूछा था। तो करें भाई, टॉपिक का शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं कल वाली क्लास में। तो आप इसका आंसर बताएं मुझे और ये कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि कल वाली कंसेप्ट से है ना। ये बताना भाई किस टॉपिक से है ये क्वेश्चन, कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, ये करवाओ। फिर हम हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये दिसंबर में पूछा गया था नेट के एग्जामिनेशन में, अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा यूज करोगे तो। चलो भाई मैं बता देता हूं, साथ के साथ आप भी निकालते रहें इसको। देखिए भाई ये क्वेश्चन आपका बेसिकली स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का है। किसका है ये? आपका स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का। क्यों? देखो भाई यहां पे इन्होंने ये जरूर बोल दिया है कि हमें NO से हमें N, देखो द ऑक्सीडेशन ऑफ NO टू NO2 वाया दिस मैकेनिज्म। ये बोल रहा है कि NO से NO2 में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये मैकेनिज्म हम फॉलो कर रहे हैं। अब देखो, अब यहां पे आपको ये नहीं बताया गया है कि आपका कौन सा स्टेप RDS है ना। अब आपको यहां पे ये नहीं बताया गया कि आपका कौन सा स्टेप RDS है। तो जब भी आपको RDS के बारे में जानकारी ना हो तो फिर आप क्या करते थे भाई, जो इंटरमीडिएट स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज करते थे, और जो आपका इंटरमीडिएट था उसकी कंसंट्रेशन को 0 के इक्वल पुट कर देते थे। जो आपका इंटरमीडिएट था उसकी कंसंट्रेशन को 0 के इक्वल पुट कर देते थे। वॉल्यूम एक बार सही आ रही है भाई, वॉइस सही आ रही है, वॉइस आप सभी को सही आ रही है, वॉइस में तो कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि पहले वाली क्लास में थोड़ा वॉइस में इशू बता रहे थे स्टूडेंट। तो देखो भाई ये वाली क्लास काफी इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर बताएं भाई। तो देखो मैं क्या यहां से सबसे पहले ये लिख सकता हूं कि 2NO आपका कन्वर्ट हो रहा है N2O2 में, और इसके लिए आपका K1 डिफाइन है, K1। फिर मैं क्या लिख सकता हूं भाई, आपका N2O2 कन्वर्ट हो रहा है 2NO में, इसके लिए आपके लिए क्या डिफाइन किया गया भाई, K1 माइनस K1। क्या डिफाइन किया गया है? माइनस K1। उसके बाद भाई तीसरे स्टेप में आप क्या लिख सकते हो कि N2O2 प्लस में O2,
N2O2 प्लस में O2 ये आपका कन्वर्ट हो रहा है K2 है ना यहाँ पे, और NO2 में। तो ये 3 स्टेप गिवन है आपको, और यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन निकालनी है NO2 की। और एक बात और लिखी हुई है यहाँ पे कि लार्ज एक्सेस ऑफ O2, इस बात को भी ध्यान में रखिए कि लार्ज एक्सेस में है यहाँ पे O2, यहाँ पे आपका O2 एक्सेस में है, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे इसके लिए मैं R1 डिफाइन करूंगा। वो क्या हो जाएगा भाई, कल वाली क्लास देखी हो तो आप एकदम से समझ जाएंगे। जिस बच्चे ने भी कल वाली क्लास नहीं देखी उसको ये पूरा ही जो लेसन है, पूरी ही जो वीडियो समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है बेस्ड वो आपका लास्ट क्लास के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्स का तो है, साथ में साथ देखो इसको R2 को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे भाई, K-1 लिखूंगा और N2O2 लिखूंगा, K-1 लिखूंगा और N2O2 लिखूंगा। इसी को R3 में लिखूंगा और इसको क्या लिखूंगा, K2, और यहां पे मुझे दिखाना पड़ेगा N2O2 एंड यहां पे आपका N2O2 और साथ में क्या दिखाओगे, O2 दिखाओगे, है ना। अब सुनो यार आगे, इसमें ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन में अब आप क्या करोगे आगे, है ना। अब है ना हमें पता है कि जो हमारा N2O2 है ना, ये इंटरमीडिएट है। ये क्या है हमारा, इंटरमीडिएट है। अगर ये इंटरमीडिएट है तो हमें इसकी कंसंट्रेशन निकाल के उसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। वहां से हम क्या निकाल लेंगे भाई, सॉरी इसका रेट, इसका जो चेंज इन रेट है ना, कंसंट्रेशन भी बोल दो चाहे बेसिक, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका वो आ जाएगा। सर मेरा व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन भी करा देना। आपका व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन कौन सा था भाई चिराग, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा भाई, ठीक है, देख के अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये बन गई भाई बात आपकी। अब देखो यार, अब है ना मुझे यहां से अगर लिखना है कि DNO2 बाई में DT, मुझे ये अगर लिखना है तो मैं किसके इक्वल लिखूंगा, ध्यान से देखना भाई, कहां कहां पे आ रहा है। देखो जहां पे भी NO2 आ रहा है, कहां कहां पे आ रहा है भाई, NO2 सिर्फ यहां पे आ रहा है। NO2 सिर्फ कहां पे आ रहा है, यहां पे। अब NO2 प्रोडक्ट ही है और ये प्रोडक्ट साइड ही दिखाया गया है, तो इसका मतलब आप यहां से इसको NO2 का किसके इक्वल लिख दोगे, इसको आप लिख दोगे K2, यहां पे आ गया आपका N2O2 और यहां पे आ गया O2, ठीक है ना। अरे ये समझ में आ गया सभी को, ये समझ में आ गया सभी को। तो ये जो अब देखो, अब हमें अगर ये सोल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस N2O2 की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, इस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। ग्रुप में डाला था सर, ओके देख लें भाई, कोई बात नहीं। तो हमें इसकी कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। अब इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे भाई, देखो अब ये कहां कहां पे आ रहा है, तो मैं यहां से लिखना चाहूं कि प्लस DN2O2 बाई DT प्लस DN2O2 बाई DT। मैं इसको किसके इक्वल लिखूंगा भाई, देखो कहां कहां पे आ रहा है ये आपका, एक तो जी देखो यहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है और एक यहां पे आ रहा है, यानी कि तीनों ही जगह आ रहा है ये आपका तीनों ही जगह आ रहा है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इसका, देखो भाई ये आपका होना चाहिए था, देखो यहां पे ये प्रोडक्ट साइड ही है और ये होता भी प्लस है, तो ये डायरेक्ट लिख दो इसको। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि K1NO का 2, K1NO2 का 2, सर 2K2 होगा ना, 2K2 क्यों होगा भाई, 2K2 क्यों होगा, अच्छा ठीक है, सही कह रहे हो भाई, 2K2 होगा। अरे भाई यहाँ पे 2 है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो यहाँ पे 2K2 होगा भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा भाई आपने, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं तो ताकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। ये बना भाई। उसके बाद देखो ये कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है जी रिएक्टेंट साइड में, तो ये माइनस लिखना पड़ेगा आपको। यहां पे क्या लिखोगे, माइनस K1, उसके बाद आप क्या लिखोगे N2O2, उसके बाद आप क्या लिखोगे N2O2, ठीक है जी। उसके बाद ये देखो फिर से ये रिएक्टेंट साइड में आ रहा, फिर से इसका माइनस लिखोगे तो यह आ जाएगा आपका -K2 N2O2 -K2 N2O2 और यहां पे फिर से आप क्या लिख रहे होगे O2, क्या लिख रहे होगे O2 लिख रहे होगे। अरे सही है क्या, इसमें किसी को डाउट। अब देखो भाई इसको मैं किसके इक्वल पुट कर देता हूं, 0 के इक्वल, बाई स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से मैं इसको 0 के इक्वल, तो ये आपका KNO का 2 NO का ट्वाइस माइनस K1 N2O2 माइनस K2 N2O2 एंड आपका O2। अब यहां से मैं किसकी कंसंट्रेशन निकाल लेता हूं जी, N2O2 की कंसंट्रेशन निकाल लेता हूं। अब जब आप यहां से N2O2 की कंसंट्रेशन निकालेंगे, आप इसको सोल्व करके देखिएगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि आपका जो K1 है वो हो जाएगा आपका NO की पावर 2, NO की पावर 2, उसके बाद नीचे आएगा माइनस K1 है ना, K-1 और उसके बाद K2O2, ये आ जाएगा भाई आपका।
तो ये वाली वैल्यू आप इसकी वैल्यू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है ना जो हमारे पास, यहां पे इस N2O2 की वैल्यू पुट कीजिए, यहां पे इस N2O2 की वैल्यू पुट कीजिए। तो क्या है देखना जी, ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है ये चीजें, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अब देखो जैसे ही आप यहां पे पुट करोगे, इसके बाद देखो कि ये आएगा आपका यहां पे 2 हो गया जी, 2K2 हो गया। उसके बाद ये वाली पुट करो K1NO का स्क्वायर, उसके बाद इसी प्रकार माइनस ये वाली, ठीक है, K2 एंड O2, ठीक है, ये हो गया इतना। इस और क्या था भाई यहाँ पे O2 भी था, और क्या था यहाँ पे O2 भी था। अब देखो भाई यहां से जो चीजें कैंसल आउट होती उन्हें कैंसल करो, है ना। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये बोला गया कि जो ये ऑक्सीजन है ना, कि क्या बोला गया कि ये जो O2 ये एक्सेस में है, अगर ये एक्सेस में है तो ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा रही होगी, ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा रही होगी। तो इसलिए मैं इस K-1 को यहां से निग्लेक्ट कर सकता हूं, इसमें K-1 को निग्लेक्ट कर सकता हूं। अब देखो भाई इस K से ये K कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा मुझे इसको एक बार, बाकी ऑप्शन इसका देख लेते हैं कि क्या करेक्ट है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है भाई, ऐसे ही आएगा, बिल्कुल सही है, ये ऐसे ही बनेगा, है ना, कि इसकी वैल्यू को निग्लेक्ट करेंगे, इस K2 से ये K2 कैंसिल कर देंगे, इस O2 से ये O2 कैंसिल कर देंगे। तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 2K1 और उसके बाद लगाओगे NO का ट्वाइस, उसके बाद क्या लगाओगे NO का ट्वाइस लगाओगे। तो देखो भाई ऐसा कहां पे है, ऐसा किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ऐसा आपको एक ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऐसा आपको फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं भाई जिनको ये समझ में नहीं आया, ये बताओ पहले तुम मुझे, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आया, तो फटाफट से बताए, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सभी को आ गया क्या भाई? अरे यार कमेंट कर दो जल्दी, आगे मुझे बहुत मतलब डेरिवेशन करवाने हैं आज की इस क्लास में, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। बोलो यार जल्दी करो। यस ओके, चलो भाई अब आ जाओ जी नेक्स्ट कंसेप्ट पे हमारे, ठीक है, अब आओ हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, ये क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम यहां पे बात कर रहे हैं सबसे पहले पैरेलल रिएक्शन की, है ना, पैरेलल एंड इसी को हम साइड रिएक्शन बोलते हैं, इसी को हम साइड रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड नेहा चिराग, वेरी गुड, ठीक है भाई, है ना, रिस्पॉन्ड करते रहो यार, ये क्लास थोड़ी सी मतलब है ना, टॉपिक अब ये वाले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल गेट में क्वेश्चन आता है यहां से, अब आपको गेट देना है ना, तो 19 का क्वेश्चन भी मैं आपको अभी अभी दिखाऊंगा और 20 का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, दोनों ही क्वेश्चन इन कंसेप्ट से आए हैं। तो ये स्पेशली आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, गेट एंड नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, गेट और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। जैम में अगर बहुत टफ क्वेश्चन पूछना है तो जाके आपसे यहां पे पूछेगा, वरना वो नहीं पूछता यहां से। तो देखिए भाई इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर के स्पेशल केस होते हैं भाई, है ना, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के कुछ स्पेशल केस होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भाई, मान लो कि आपके पास कोई ए से बी था, ए से बी अगर हम जाते थे तो ये हमारी सिंपल रिएक्शन थी, है ना, ये हमारी सिंपल रिएक्शन थी, बट ऐसा होता नहीं है ना। अब जब मान लो कि आपके पास कोई ए है और इस ए से आपको बी भी मिल रहा हो और इस ए से आपको सी भी मिल रहा हो, है ना, जैसे कि भाई आपने मान लो कोई रिएक्शन है ना, फिनोल है, फिनोल का जब आप नाइट्रेशन करवाते हो, फिनोल का जब आप नाइट्रेशन करवाते हो तो आपको वहां पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। तो एक से अगर दो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, एक से अगर आपको दो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, तो फिर ये चीजें आती हैं, इसी को बोलते हैं पैरेलल और साइड रिएक्शन। इसी को क्या बोलेंगे? पैरेलल और साइड रिएक्शन। देखना भाई, अब मैं ये मानता हूं कि T=0 पे क्या रहा होगा कि इसकी कोई ना कोई ए कंसंट्रेशन रही होगी, इनिशियली इसकी 0 रही होगी और इसकी भी 0 रही होगी इनिशियली। अब किसी T टाइम के अगर आप बात करोगे तो यहां पे हो जाएगा आपका a-x, और यहां पे हो जाएगा y, और यहां पे हो जाएगा z,
है ना, समझ में आ रही है मेरी बात आपको। तो यहां से देखिए, अब ये जो x है ये किसके इक्वल होगा, यहां से y प्लस जेड के इक्वल होगा। ये जो x है ये किसके इक्वल रहा होगा, यहां से y प्लस जेड के इक्वल रहा होगा। अब देखिए इसके लिए हम डिफाइन करते हैं यहां पे, इसके लिए अलग रेट कांस्टेंट होगा k1, इसके लिए अलग रेट कांस्टेंट होगा k2, ठीक है, इसके लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट होने वाले हैं। देखो भाई ये हम जब लिख सकते हैं आपका x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, जब लिख सकते हैं जब इनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम रहे हो, है ना, जब इनके b और c के कोफिशिएंट सेम रहे हो तब हम ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। अगर यहां पे डिफरेंट कोफिशिएंट हो जाते, अगर यहां पे आपका कोफिशिएंट डिफरेंट होते तो वहां पे हम क्या लिखते फिर इसको, कि जो आपका x होगा, इसका भी मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा, जो आपका x होगा वो y अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ b लिखेंगे, प्लस में यहां पे z क्या लिखा जाता है ना, z स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ c लिखा जाता अगर यहां पे वो डिफरेंट होते। तो यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि वो सेम है, यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि सेम है। अब देखो आपसे क्वेश्चन पता क्या पूछता है, भाई बताओ कि के इफेक्टिव क्या होगा, बताओ के इफेक्टिव क्या होगा, यहां से इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके बाद देखो यहां से जो डेरिवेशन हमें सोल्व करने हैं इसके लिए, पैरेलल रिएक्शन के लिए जो डेरिवेशन, देखो भाई डेरिवेशन आपको याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है फार्मूला। हालांकि मैं डेरिवेशन भी एक्सप्लेन करूंगा साथ के साथ में, लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है फार्मूला। अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, वरना क्वेश्चन सोल्व होने वाला नहीं है। और डेरिवेशन तो बिल्कुल भी करने नहीं बैठना, बहुत लंबा डेरिवेशन होगा, देखना। तो अब यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि इफेक्टिव ऑर्डर, देखो क्या क्या चीजें पूछी जा रही है, इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इफेक्टिव ऑर्डर बताओ। उसके बाद सेकंड आपसे पूछा कि इफेक्टिव रेट कांस्टेंट बताओ, इसके लिए इफेक्टिव रेट कांस्टेंट बताइए इसके लिए, है ना। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपसे पूछ सकता है यहां से, है ना, इफेक्टिव टी हाफ लाइफ बताइए, है ना, इफेक्टिव टी हाफ बताइए। उसके बाद आपसे जो नेक्स्ट डेरिवेशन पूछ रहा है आपके लिए यहाँ पे फोर्थ, वो बताइए कि इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी बताइए, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी बताइए, एक्टिवेशन एनर्जी बताइए। फिफ्थ पॉइंट जो आपसे पूछ सकता है यहाँ पे, हाँ फिफ्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है जी पूरी कहानी, ये सब कुछ हमें अब सोल्व करना पड़ेगा यहां से, ये सब कुछ अब हमें यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। और इसके बाद और एक चीज और आपसे पूछता है कि यहाँ पे भाई इनकी परसेंटेज भी बताइए, है ना, जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ बी है, सी है, प्रोडक्ट में उनकी कितनी परसेंट है, भाई जो ओवरऑल प्रोडक्ट है उसमें बी की कितनी परसेंट है और सी की कितनी परसेंट है ना। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते भाई ये मेजर प्रोडक्ट होगा, तो कैसे देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक हम देख सकते हैं, है ना। तो काइनेटिक्स का बड़ा जबरदस्त यूज होता है भाई। आओ फिर हम टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अब यहां से डेरिवेशन निकालना, सबसे पहली बात देखना भाई, यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी को आप किसके इक्वल लिखना चाहेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी दोनों रिएक्शन में आ रहा है भाई, ध्यान से देखना, माइनस डी ए बाई डी टी दोनों रिएक्शन में आ रहा है। अब ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट साइड में ही है ना, ये मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं, अभी भी जो क्वेश्चन करवाया, अब ये रिएक्टेंट साइड में ही है। तो इसके लिए मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं भाई, अगर कोई पूछे तो मैं लिख सकता हूं कि R1 इज इक्वल टू K1 इंटू में A। इसी प्रकार मैं नीचे वाले के लिए क्या डिफाइन कर सकता हूं, यहां पे आप लिख सकते हो कि R2 इज इक्वल टू K2 इंटू A। ओके जी, समझ में आ रही है बात सभी को। तो माइनस डी ए बाई डी टी अगर मैं लिखूं तो मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा बताएगा कि इसको लिखो आप K1 इज A और इसको भी आप लिखिए प्लस में K2A। इस एक एक स्टेप आप पूछते रहना, कोई स्टेप समझ में ना आए तो पूछ लेना, एक एक स्टेप आपको पूछना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, K1 प्लस में K2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, K1 प्लस में K2, और ये आपका कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये देखो भाई ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, अगर आप बोलोगे इफेक्टिव ऑर्डर क्या होगा, बस यही है, इफेक्टिव ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि यही रेट भी तो है बेसिकली, यही रेट के इक्वल भी तो है, रेट इज इक्वल टू दिस, ये जो है आपका ये हो जाएगा इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। तो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट की अगर बात करें, है ना, के इफेक्टिव जिसे मैं बोलूंगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 के इक्वल हो जाएगा इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, वापिस से ओवरऑल ऑर्डर 1 ही हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 1,
ठीक है, क्या ये दोनों बात आप समझ पाए? क्या ये दोनों पॉइंट आप समझ पाए कि ये हमने कैसे किया है? भाई साथ के साथ बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा इसको, है बहुत टफ चीजें ये, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब मुझे क्या निकालना, देखो जो फर्स्ट चीज ये पूछी थी हमसे, हमने निकाली। सेकंड चीज हमसे ये पूछी थी। तीसरा जो पॉइंट पूछा था हमसे वो टी हाफ लाइफ पूछा था। भाई क्या पूछा था? टी हाफ लाइफ। तो आप सभी को पता है कि जो अगर आपको इफेक्टिव टी हाफ लाइफ निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है भाई? वो हो जाएगा आपका 6 पॉइंट, है ना, इसके इक्वल हो जाएगा। और यहां पे भी फिर क्या आएगा? के इफेक्टिव आएगा, है ना, यहां पे भी क्या आएगा? फिर आपका के इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं? 0.693। इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं? K1 प्लस K2 के इक्वल लिख सकता हूं। K1 प्लस K2 के इक्वल लिख सकता हूं। अब मैंने इस K1 की वैल्यू अलग से लिख दी। क्या लिख सकता हूं भाई? देखना सभी बच्चे ध्यान से देखना। तो इसको मैंने लिख दिया कि 0.693 बाई में टी हाफ 1 वाला, टी हाफ 1 लिख सकता हूं। इसी प्रकार इसको मैंने क्या लिखा? 0.693 और यहां पे मैंने लिखा टी हाफ 2। क्या लिखा? टी हाफ 2, ठीक है जी। इसको देखो अब, है ना, आपका क्या क्या चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी यहां से, इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये देखो ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? कैंसल हो जाएंगी। अरे समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं फिर आपका, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये इसका एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो यहां से आप एक फार्मूला आ जाएगा, जो टी हाफ आएगा 1/2, इफेक्टिव टी हाफ जो आएगा हाफ टाइम का 1/, वो किसके इक्वल होता है भाई? 1/टी इसके इक्वल हो जाएगा 1 के, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 1 टी हाफ लाइफ जो है आपका 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका टी इफेक्टिव आ जाएगा भाई, हाफ लाइफ इफेक्टिव आ जाएगा इनके लिए। अब है ना, थोड़ी सी देर ये बकवासबाजी चलती रहेगी, है ना, कि मैं ऐसा करूंगा, एकदम से वैसा कर दूंगा, फिर करूंगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आएगा फिर कहोगे जी अच्छा ये था इसका मतलब पूरा, ठीक है ना। तो मैंने कहा आपको कि पूरा ध्यान लगा के ये लेक्चर देखिए, कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम चीज आप साथ के साथ समझ पाएं। अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका भाई पहला हमने निकाला ओवरऑल ऑर्डर, वो बनाया। फिर हमने निकाला इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, वो भी निकाल दिया। उसके बाद इफेक्टिव टी हाफ निकाला। इसके बाद निकालते हैं जी हम इफेक्टिव क्या निकालते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बाद हम क्या निकालते हैं जी? फोर्थ हम निकालते हैं आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी ये, और ये भी कौन सी वाली जी? इफेक्टिव वाली। क्यों? कौन से वाली? इफेक्टिव वाली निकालेंगे। तो इसको देखो भाई क्या फार्मूला होता है हमारे पास, एक फार्मूला है हमारे पास पहले तो, कि जो हमारा के इफेक्टिव होता है वो किसके इक्वल है? K1 प्लस K2। अब इसके लिए मैं एक फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं आर्हीनियस इक्वेशन में, इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला पढ़ा चुका हूं आर्हीनियस इक्वेशन में। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ये हो जाएगा A, इसको आप लिखोगे A इफेक्टिव, ठीक है ना, A इफेक्टिव इंटू में e की पावर माइनस EA बाई RT, EA बाई RT ये होगा। और ये वाली कौन सी हो जाएगी भाई? इफेक्टिव। ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी? इफेक्टिव वाली। इसी प्रकार भाई यहां पे हो जाएगा A1, यहां पे आप लिखोगे कि एक्टिवेशन 1 वाली, और बाई में RT प्लस में यहां पे आप लिखोगे A2 एंड e की पावर माइनस EA बाई 2, है ना, यहां पे लिखोगे RT, ठीक है भाई। अरे समझ में आ रहा है क्या? अब क्या करेंगे? इस रिएक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट। तो लिखो यहां पे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कीजिए, है ना। इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही आप करोगे तो देखो भाई ये ए इफेक्टिव ऐसा का ऐसा लिख दो यहां से, है ना, ए इफेक्टिव ऐसा का ऐसा हो जाएगा यहाँ पे ए इफेक्टिव। अब देखो भाई ई की पावर कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन ई की पावर ही होता है, तो इसको मैं सेम लिख देता हूं, उसका डिफरेंशिएशन सॉरी, वो आपका आ जाएगा वैसा का वैसा कि ये आपका के इफेक्टिव बाई में RT। अब देखो भाई जो पावर होती है उसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो आ जाएगा EA माइनस EA, है ना, इफेक्टिव, और बाई में क्या आ जाएगा? RT का स्केयर आ जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है भाई। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब इसी प्रकार इसका करोगे कि यहाँ पे A1 लिखोगे, ठीक है, इसको आप इसी प्रकार से लिख दोगे एक बार और, ठीक है, 1 यहाँ पे बाई RT। इसी प्रकार फिर आप यहाँ पे इस वाले का भी लिखोगे, वो भी किसके इक्वल आ जाएगा? फिर आपका मल्टीप्लाई करोगे इसकी, क्या होगा भाई? ये E1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका RT2, है ना, RT2 का स्क्वायर।
इसी प्रकार फिर यहाँ पे लिखोगे A2, ये आ जाएगा आपका e की पावर माइनस A2 वाला बाई RT, फिर से ये आ जाएगा E2। तो ये देखो RT जो आएगा ना कॉमन रहेगा, यहां से भी यहां से भी यहां से भी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो फाइनल आएगा ना सॉल्यूशन आपका इसका, कि जो फाइनल फार्मूला आएगा वो देख लो बस क्या आएगा। अब देखो भाई क्या मैं इस वाले पॉइंट को, क्या मैं इसको क्या मैं इसको के लिख सकता हूं, के इफेक्टिव। देखना अभी जब आप इन दोनों को ले लोगे साथ में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, इस पूरे को क्या लिखेंगे, ई इफेक्टिव लिखेंगे। इस पूरे को हम क्या लिखेंगे भाई, इसको लिख सकते हैं के, सॉरी इसको के इफेक्टिव लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका, देखो इसको मैं लिखता हूं, ये वाली इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी इनटू में क्या आ गया भाई, यहां से इसको क्या लिख सकता हूं मैं, के इफेक्टिव लिख सकता हूं पूरे को। सर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, अरे कहां बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये बोला गया कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट कीजिए। टेम्परेचर तो वैसे भी कट रहा है यहां से भाई, टेम्परेचर आएगा ही नहीं इसमें, बेसिकली टेम्परेचर तो कटेगा इसमें वैसे भी। इसी प्रकार भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं K1 लिख सकता हूं, इनटू में इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इफेक्टिव ना एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट। इसी प्रकार इसे मैं लिख सकता हूं K2 इनटू में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकंड, इनटू में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकंड। और इसके बाद आप यहां से इसके इफेक्टिव को अगर यहां से आप नीचे लेके आओगे तो आपके पास फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा, कि जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी रही होगी, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी वो किसके इक्वल आ जाएगी भाई, आपका K1 इनटू में ना इफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस में K2 इनटू में एक्टिवेशन एनर्जी ना, K2 इनटू में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकंड। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं K1 प्लस K2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं K1 प्लस K2। तो ये हमारा भाई नेक्स्ट वाला फार्मूला आ गया। अरे कितने बच्चों को समझ में आया ये कितनों को समझ में आया, ये फॉर्मूले याद रख लेना कैसे आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले याद होने बड़े जरूरी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपका भाई एक हमने डेरिवेशन किया, सोल्व किया, काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया तो पूछे, फिर नहीं आया तो पूछे। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ए बी सी की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर। बोलेगा भाई इसकी कंसंट्रेशन बताओ इतने टाइम पे, है ना, इसकी कंसंट्रेशन बताओ इतने टाइम पे। तो अब आओ जी नेक्स्ट स्लाइड पे अपने, तो नेक्स्ट स्लाइड में आता है जी ए की कंसंट्रेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास पता है, हमें एक फार्मूला था कि माइनस DA बाई dt, माइनस DA बाई dt किसके इक्वल आ गया था यहाँ पे, अभी अभी मैंने सोल्व किया था थोड़ी सी देर पहले, कि K1 K2 एंड यहाँ पे आपने लिखा था ए की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन। अब देखो यार हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए की कंसंट्रेशन। उसके लिए देखो, इसके लिए मैंने जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन था, देखो अगर हमें ए की कंसंट्रेशन चाहिए तो मैं इसको क्या लिखूंगा भाई, माइनस DA बाई dt, ठीक है। इसको फिर मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं dx बाई dt लिखूंगा ना, इसको dx बाई dt भी लिख सकता हूं मैं। तो याद है ना इंटीग्रेशन करके ये आ गया था K1 प्लस K2, ठीक है, इनटू में भाई विद रिस्पेक्ट टू t, इसे d के रिस्पेक्ट में करेंगे। सारी बात याद है ना, जो फर्स्ट ऑर्डर में डेरिवेशन किया था, जो फर्स्ट ऑर्डर में डेरिवेशन किया था वैसे ही। अब इससे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अगर आपको याद हो वहां पे, एक मिनट में चिराग, एक मिनट में आपका बताता हूं। तो वहां पे मैंने कुछ ऐसा बताया था कि जो ये आ जाएगा भाई आपका इसके इक्वल कि माइनस ई की पावर KT, ऐसा कुछ वहां पे एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था जब हमने फाइनली डेरिवेशन किया था फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर वाला ही डेरिवेशन करना है यहां से। आप जैसे ही इसको डेरिवेशन करेंगे तो यहां से जो आपका ए का कंसंट्रेशन आ जाएगा एट टाइम t, एट टाइम t वो किसके इक्वल आएगा, ए नोट, यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, और उसके बाद e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इनटू में t, ये आपका आ जाएगा जी। ये मैंने निकाला जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन किया था, है ना। फर्स्ट ऑर्डर का याद है ना, कि फर्स्ट ऑर्डर में कैसे निकाली थी हमने फाइनल कंसंट्रेशन एट t इज इक्वल एट t टाइम। सर अगर टेम्परेचर वेरिएबल है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो K1 के लिए T1 एंड K2 के लिए T2 होना चाहिए। अच्छा जी ठीक है सर, अगर टेम्परेचर वेरिएबल है तो K टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, K1 के लिए T1 और K2 के लिए T2 होना चाहिए। देखो चिराग, उसमें अगर मैं बात करूं, एक मिनट आ जाओ, जो आप शायद इसमें कहना चाह रहे हो कुछ यहां से देखिए, ठीक है ना, यहाँ इस स्लाइड की बात चल रही थी। तो देखो यहां पे क्या है कि K वाले आगे बात, ठीक है। अब इससे हमने ये वाला फार्मूला लिखा, अच्छा
ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में हमने इसको कर दिया। देखो टेम्परेचर यहाँ पे बेसिकली ठीक है, आप कह रहे थे ना टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक मिनट रुक जाओ भाई, टेम्परेचर तो फिक्स करेगा, हाँ टेम्परेचर यहाँ पे भाई फिक्स ही रहेगा, बोलेगा कि भाई ये रिएक्शन इतने टेम्परेचर पे है, तो टेम्परेचर फिक्स ही है, टेम्परेचर आपका फिक्स है भाई, ठीक है। चिराग टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स होगा, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डेरिवेशन कर रहे होंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। तो फाइनली यह आएगा यार हमारे पास फार्मूला इस तरीके से, ठीक है। T1 T2 नहीं होगा, यहाँ पे T1 T2 नहीं होगा, टेम्परेचर एक पूरी रिएक्शन में फिक्स ही रहता है कि भाई ये रिएक्शन इतने टेम्परेचर पे होती है, ठीक है भाई, ये समझ गए। अब हमें निकालनी जी बी की, और बी की हो जाती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना, सबसे इंपॉर्टेंट होती है बी और सी की निकालना, ठीक है। इसी के ऊपर आता है एग्जामिनर, क्वेश्चन इसी के ऊपर देता है, तो इसको लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखोगे आप वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालोगे, इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस dB बाई dt, इसको मैं क्या लिख सकता हूं प्लस dB बाई dt, ये किसके इक्वल आएगी, ये आएगी आपका K1 इंटू में A, ये कहां से लिख दिया मैंने, अरे देखो भाई B कहां पे आ रहा है, सिर्फ इसमें देखो B कहां पे आ रहा है, B प्रोडक्ट साइड में आ रहा है, और B किस पे, B एक ही रिएक्शन में आ रहा है, जब आप A से B जा रहे थे, जब आप A से B जा रहे थे, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, ये इसको मैं ये लिख सकता हूं, मैंने ये लिखा, उसके बाद देखना भाई यहां से इस A वाली वैल्यू मैं यहां पे पुट कर सकता हूं। सर जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी रेट कांस्टेंट के साथ वेरी करती है, हाँ ठीक है, ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो यहां पे, तो ये हो गया आपका K1 और ये हो गया आपकी A की कंसंट्रेशन। अब यहां पे A की वैल्यू पुट कर दो भाई, तो ये हो गया K इंटू में A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से भाई, आपका A नोट इंटू में E की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में T। अब इसका डेरिवेशन, इसका आपको वैसे ही डेरिवेशन सोल्व करना पड़ेगा जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर का करते थे, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर का करते थे कि भाई आप इसको नीचे लेके जाओगे, इस प्रकार से इसको सोल्व करोगे। मैं फाइनल आंसर बता दूं कि कैसे करोगे, क्या फार्मूला आएगा, चलो थोड़ा सा और हिंट देता हूं, इस वाली टर्म को नीचे ले आओ भाई पूरा, इसको देखो, ये बनेगा आपका dB बाई dt, ये बनेगा dB बाई dt, 0 से b करोगे यहाँ पे, इज इक्वल टू ये बनेगा आपका यहाँ पे t, 0 से t टाइम, ये हो गया K1 इंटू में A नोट इंटू में E की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में T। इसका करना है जी आपको सॉल्यूशन, इसका करना है सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये तो आपका B की कंसंट्रेशन ही आ जाएगी। अब यहाँ पे जब आप कर रहे होगे तो ये आएगा आपका K1 A नोट तो कांस्टेंट है, नीचे आ जाएगा आपका माइनस K1 प्लस K2, ये नीचे आ जाता जो पावर होती है, उसके बाद आप यहाँ से लिखोगे माइनस K1 प्लस में K2 और इसकी कर दोगे T, इसको लिखोगे 0 से T, इसको लिखोगे 0 से T। अब जैसे इसको 0 से T लिखोगे, इसमें आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा कि जो B की कंसंट्रेशन वो किसके इक्वल आ जाएगी, है ना, K1 A नोट, क्या आ जाएगी K1 A नोट प्लस में K1 प्लस K2 प्लस में K1 प्लस K2, और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस E की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में T। दिस इज योर फार्मूला, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, कि ये जो B है ना, B आपको डेरिवेशन समझ में आए या ना आए, लेकिन ये आपके लिए आना बड़ा जरूरी है, आपको ये वाला याद होना ही होना चाहिए। तो इसको फिर से अगेन लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अगेन लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी समझ में आ जाएगा, बस 2 मिनट में हो, बस मेरे को C की कंसंट्रेशन और बताने दो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, फिर आप कहोगे अच्छा ऐसे बात बनती है पूरी। इसी प्रकार भाई हम C की निकालेंगे, जैसे हमने B की कंसंट्रेशन निकाली है, इसी प्रकार हम C की कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ C की अगर आप बात करोगे वो भी इसी प्रकार आ जाएगी, प्लस dC बाई dt, प्लस dC बाई dt। अब यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस होगा ना, अरे नहीं वो माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, ये पूरा जब आप इसको सोल्व करोगे फिर पता लग जाएगा, माइनस नहीं होगा, यही होगा बिल्कुल, माइनस नहीं होगा। अरे वैल्यू पुट करोगे ना T की, फिर 0 की पुट करोगे, E की पावर समथिंग, ये माइनस नहीं होगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है ना, माइनस नहीं होगा, ऐसे ही आएगा, क्योंकि 1 माइनस लिख दिया ना समथिंग, तो ये मैंने आगे पीछे कर दिया कुछ। फाइनल मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं ना, ये यूज करना है आपको। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिखूंगा K2 इंटू में A। अब कोई पूछेगा ये कहां से लिख रहे हो जी, कैसे लिख रहे हो, अरे यहां से देखो ये C है, अब C किस पे डिपेंड कर रहा है, A, इसके लिए जो R2 था वो क्या था, ये था भाई, इसी को लिखूंगा प्रोडक्ट साइड में, तो इसीलिए पॉजिटिव लिख दिया मैंने, तो ये आ गया भाई। अब यहाँ पे फिर से A की वैल्यू पुट करोगे आप, है ना, यहाँ पे जो A की वैल्यू आई थी क्या,
क्या आई थी K1, है ना, क्या आई थी K1, K1 इंटू में A नोट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में T, ये पुट करोगे यहां से, फिर सोल्व करोगे। तो अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं इसके लिए, अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं। देखना भाई, इसको मैं कंपेयर करवाता हूं इससे। बी में क्या था K1 था, बी में क्या था K1 था, A नोट, ठीक है, तो सेम रखो यहां पे। पहली वाली चीज है ना, अगर C है तो C के लिए K2 डिफाइन था, तो यहां पे क्या कर दो K2, यहां पे क्या कर दो K2, A नोट एज इट इज, यहां पे भी आप लिखिए K1 प्लस K2, यहां पे भी आप क्या लिखिए K1 प्लस K2। बस डिफरेंस क्या हो गया, यहां पे B के लिए K1 डिफाइन था, C के लिए K2 डिफाइन होता है, ठीक है। उसके बाद यहां से आप बाकी सारा सेम लिखोगे, 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2, है ना, डिवाइड इनटू में T। तो ये था जी आपका फार्मूला, ये था आपका फार्मूला। कितने बच्चों को ये समझ में आया भाई? ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन, स्पेशली बी और सी की कंसंट्रेशन पे इतने ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बी और सी की कंसंट्रेशन पे बहुत खूब क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अब देखना भाई, यहां से एक बात और, एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सी की कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो बी की कंसंट्रेशन थी, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय में कंसंट्रेशन ऑफ सी, बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन को डिवाइड करोगे ना, तो वो आ जाएगा आपका K1 अपॉन K2, बाकी सब कुछ एलिमिनेट हो जाता है। वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका K1 प्लस K2, क्या आ जाएगा भाई आपका K1 बाई K2, क्या आएगा K1 प्लस नहीं सॉरी K1 बाई K2। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ गया, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ गया, डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अब देखो भाई, जो ये प्रोडक्ट बन गए बी और सी, ठीक है, किसी टाइम टी पे। अब भाई अगर ये पूछे कि प्रोडक्ट में बी की कितनी परसेंटेज है और प्रोडक्ट में सी की कितनी परसेंटेज है, ऐसा क्वेश्चन भी तो बन सकता है ना, कि भाई आपका भाई 10 मिनट में बी और सी बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट 10 मिनट में बी कितना है और सी कितना है, उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो उसकी परसेंटेज के लिए भी देखो भाई फार्मूला, है ना, उसकी परसेंटेज के लिए भी देखो फार्मूला। तो यहीं पे लिख देता हूं साथ के साथ में, ये सारे फार्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परसेंटेज ऑफ बी चाहिए, परसेंटेज ऑफ बी क्या लिखोगे, बी कितना है और प्लस में बी प्लस सी कितना है ना, इनटू में क्या कर दोगे 100, इनटू में क्या कर दोगे 100। अब देखो इसको अगर आप K1 K2 की टर्म में लिखना चाहते हैं, अगर आप इसको K1 K2 की टर्म में लिखना चाहते हैं बी की परसेंटेज को, है ना, तो वो फिर आप कैसे लिखेंगे वो भी देखिए। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां से, इसको देखिए, अगर मैं दोनों को एक इसमें मैं क्या करता हूं, दोनों में +1 कर देता हूं, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया +1 कर दिया। तो ऐसे यहां पे भी +1 कर दो, इसी प्रकार आपका यहां पे भी +1 कर दो। इसके बाद फिर मैंने इससे क्या लिखा भाई फर्दर, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, C प्लस में B बाई सी, वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई आपका फिर K2 प्लस में K1, K2 प्लस में K1 बाई K1 सॉरी K2, है ना, K2 के इक्वल आ जाएगा, K2 के इक्वल। एक मिनट देख लो भाई, इसको करेक्ट कर लो। अच्छा ठीक है, सही है, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सी ऊपर जाएगा, सी नीचे आएगा, ठीक है ठीक है। अब मुझे यहां पे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि बी ऊपर हो, मुझे चाहिए था बी ऊपर, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो आप, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लो। जैसे भाई अगर मैं यहां से कहूं आपसे, अगर मैं यहां से कहूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि C बाई बी वो किसके इक्वल हो जाएगा? आप कहोगे जी इसको भी रेसिप्रोकल, इसका भी चेंज कर दो, ये रहा, इसमें भी मैंने +1 ऐड कर दिया, इसमें भी मैंने +1 ऐड कर दिया। अब देखना भाई क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस में कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई में कंसंट्रेशन ऑफ बी, आ गया। ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई? आप कहोगे K2 प्लस में K1 बाई में K1। यहां से अगर आपको निकालना हो कि B की कंसंट्रेशन बाई में B की कंसंट्रेशन प्लस में C की कंसंट्रेशन, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? K1, है ना, K1 प्लस K2, है ना, K1 अपॉन K1 प्लस K2। क्या इस वाली वैल्यू को उठा के मैं यहां रख दूं? क्या इस वाली वैल्यू को उठा के मैं यहां रख दूं? तो परसेंटेज ऑफ बी इन द टर्म ऑफ रेट कांस्टेंट, वो क्या आ जाएगी भाई? आपका K1, है ना, तो आ जाएगी K1 प्लस K2। क्या आ जाएगी? K1 प्लस K2 इंटू में कर देंगे, ये रहा जी, ठीक है। इसी को मैं और क्या भी लिख सकता हूं कि इसी को मैं लिख सकता हूं कि K1 इंटू में K इफेक्टिव, लिख सकता हूं ना, K1 इंटू में K इफेक्टिव। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? इन द टर्म ऑफ T हाफ, तो इसे मैं लिखूंगा क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ये,
तो यहां पे मैं लिखूंगा टी हाफ इफेक्टिव, है ना, टी हाफ इफेक्टिव बाई में टी हाफ वन वाला, कौन से वाला, वन वाला, इंटू में 100, इंटू में 100। ये बताओ भाई, अगर ये आपको समझ में आया हो इतनी बात, तो ये आप बता सकते हैं कि इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, काफी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार आप सी का लिख सकते हैं, इसी प्रकार आप सी की परसेंटेज लिख सकते हैं। सी के लिखोगे तो जस्ट चेंज कर दो। तो मैं नेक्स्ट पेज पे सी की परसेंटेज लिख के दिखाता हूं, देखना परसेंटेज ऑफ सी क्या क्या आ जाएगी। अब देखो यहां पे क्या था, K1 बाई में, देखो यहां पे क्या था, ऊपर B था, तो इसी तरीके से इन द टर्म ऑफ K में लिख दो। तो यहां पे ऊपर K1 था, तो यहां पे K2 कर दो बस, K2 इंटू में K1 प्लस K2 इंटू में 100। इसी को आप क्या भी लिख सकते हैं, K2 इंटू में K इफेक्टिव इंटू में 100। इसी को आप क्या भी लिख सकते हो इन द टर्म ऑफ, तो ऊपर चला जाएगा टी हाफ इफेक्टिव चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये एक दूसरे के 1y में होते हैं, और नीचे आ जाएगा टी हाफ सेकंड वाला, इंटू में हो जाएगा 100, इंटू में क्या हो जाएगा 100। अरे कोई देख रहा है क्या, बताओ यार, देख रहे हो तो समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो मैं तो पहले बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं खूब सारे इन फार्मूले पे डायरेक्ट। तो क्या क्या कहां से शुरुआत की थी, क्या क्या पढ़ा, एक बार दोबारा से देखो भाई। सबसे पहले बोला गया कि ए से आपको बी भी मिल रहा है और सी भी मिल रहा है। बी के लिए K1 डिफाइन है, K2 इफेक्टिव ऑर्डर, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, इफेक्टिव टी हाफ, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एज द फंक्शन ऑफ टाइम। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट था उसकी कंसंट्रेशन निकाली, फिर जो प्रोडक्ट था उसकी कंसंट्रेशन निकाली, भाई बी की कितनी परसेंटेज है, सी की कितनी परसेंटेज है। ये सारे फार्मूले हमने अभी तक ड्राइव किए हैं, है ना, ये वाले। अरे भाई अभी क्वेश्चन पे आते हैं बस, ठीक है ना, बहुत सारी बात। एक और डेरिवेशन करवाऊं या क्वेश्चन करवाऊं पहले, क्योंकि इसमें एक और चीज है हमारी जो रहती है। देखो भाई क्वेश्चन देखो पहले, तो ये तो मेरे से सिंपल ही लग रहा है। देखो ये क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन देता भाई एग्जामिनर जो क्वेश्चन देता वो इस टाइप का, ये देख लो जी, ये समझ में आ गया। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये गेट 2019 का क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 2 मार्क्स का। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो कैसे डील करोगे इस क्वेश्चन को। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं रियलिटी में आपके पास कि कंसीडर द 2 पैरेलल इरिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट टेम्परेचर T। देखो टेम्परेचर ये फिक्स कर देता है। देखो ये बोला कि P है हमारे पास, P से हमें QB मिल रहा है और P से हमें RB मिल रहा है, P से हमें QB मिल रहा है और P से हमें RB मिल रहा है। इसके लिए बोला कि रेट कांस्टेंट K1, इसके लिए बोला K2 है। अब देखो दोनों की वैल्यू दे दी, K1 और K2 दोनों की वैल्यू आपको दे दी है, K1 और K2 दोनों की वैल्यू आपको दे दी है एट टेम्परेचर T। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ P, बोला कि P की कंसंट्रेशन है ना T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू 0 पे कितनी है, 4 है, कितनी 4 मोल पर लीटर है, 4 मोल पर लीटर है। इसकी कितनी रही होगी भाई 0, इसकी कितनी रही होगी 0। अब बोला देन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट R, किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, प्रोडक्ट R की, कब 10 मिनट पे, कब निकालनी है भाई 10 मिनट पे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो देखो क्या पूछा जा रहा बेसिकली, देखो वहां पे मैंने इसको A बोला था, इसको B बोला था और इसको C बोला था। इनडायरेक्टली आपसे C की कंसंट्रेशन पूछ रहा, बस C की कंसंट्रेशन पूछ रहा कि C की कंसंट्रेशन क्या होगी। कर लोगे क्या, कर लोगे। देखो ये भी बोला कि अज्यूम ओनली P इज प्रेजेंट एट इनिशियली इन द रिएक्शन। अब देखो भाई सिंपल वाला फार्मूला लगाना है आपने, कौन से वाला, R का फार्मूला क्या बनेगा भाई, R का फार्मूला, तो देखो भाई K2 आ जाएगा यहाँ पे K2 आएगा एक तो। अब देखो कौन सा फार्मूला लगाओगे, C का ये वाला फार्मूला, ये B की कंसंट्रेशन थी और यहाँ पे C की कंसंट्रेशन, C की कंसंट्रेशन क्या निकाली थी, देखो यार K2 इंटू में A नोट इनिशियल K1 प्लस K2, ठीक है, उसके बाद 1 माइनस ये रहा। तो आओ भाई, तो मैं बताता हूं, अब देखो ये हो गया जी K2, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 4, नीचे क्या लिखोगे K1 प्लस K2, तो यहां पे K2 की भी वैल्यू लिखी दो, बस K2 की भी वैल्यू लिख दो, कितनी है जी ये रही, तो K2 हो गया आपका 15 गुना में 10 की पावर -2 इंटू में 4 कर दिया। उसके बाद K1 प्लस K2 करोगे तो 20 इंटू में 10 की पावर -2 आ जाएगा। आप ऐड करके देख लेना, है ना, K1 प्लस K2 करोगे तो ये आ जाएगा। इंटू में क्या करना था 1,
ई की पावर माइनस k1 प्लस के टी, k1 प्लस के टी कितना हो गया जी, ये रहा, ठीक है, इंटू में टी, इंटू में टी जरूर है, कितना 10 मिनट, कितना 10 मिनट। इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करोगे तो देखो ये गया इससे, ठीक है, ये 3 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, 4 से 4 गया, ठीक है, ये आ गया 3, ठीक है, इंटू में माइनस 1। इसकी पावर देखना क्या करोगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 100, तो इसको ये आ जाएगा 1/5, इसका मतलब होता है 1/5, ठीक है, 1/5 को करोगे तो ये ई की पावर -2, ई की पावर आएगा -2, तो 3 इंटू में 1 माइनस ई की पावर -2 की वैल्यू निकालना भाई, क्या आएगी, ई की पावर -2 की वैल्यू निकाल लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर में बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, मैं निकाल के बता देता हूं, आज तो पूरा कैलकुलेटर यूज करूंगा मैं, ठीक है, तो ई की पावर -2, तो ये आएगी जी आपकी, है ना, ई की पावर -2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से यूज करते तो आ रही है 0.135, कितनी आ रही है 0.135, तो देखो ये हो गया 3, ये हो गया ये, और ये हो गया 0.13, इसको सोल्व करोगे तो 3 इंटू में क्या करोगे भाई, ये आएगा 77 है ना, सॉरी 87, 0.87 है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कैलकुलेटर अवेलेबल होता भाई गेट और जैम दोनों में, इसकी मल्टीप्लाई 3 से, तो 2.1 है भाई, नहीं ये तो नहीं, ये सही नहीं निकाली आपने, ये आएगा इसका करेक्ट आंसर। मैं वेरीफाई जरूर कर लेता हूँ एक बार, मैं वेरीफाई जरूर कर लेता हूँ कि क्या है, कोई मिस्टेक हो जाती भाई ऐसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन में। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, हमारा करेक्ट आंसर है ना। जो गेट ने आंसर दिया था, जो गेट ने आंसर दिया था, बोला था कि 2.50 से लेके 2.65 तक आपका आंसर होना चाहिए, तो हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया है। किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बताओ भाई, देखो भाई ये है जी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या था आपको, मतलब इस क्वेश्चन से क्या लगा कि आप सिर्फ किस बात का ध्यान रख ले, अगर आप सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है जी, सभी को समझ में आया। साइंटिफिक कैलकुलेटर से e की पावर -2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, निकल जाएगी, बिल्कुल आराम से निकल जाती है। अरे आगे बढ़े क्या, और भी कंसेप्ट अपने काफी अच्छे अच्छे बचे हुए हैं अभी तो। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई। देखिए ये क्वेश्चन था गेट 2019 का, तो गेट में 2019 में पूछा पैरेलल का और उसके बाद पूछा सीरीज का। ये जो 2020 का लास्ट क्वेश्चन है, ये गेट 2020 का 55 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, तो ये सीरीज का, अभी मैं इसके ऊपर भी आऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आऊंगा अभी। ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सभी का सोल्व हो गया होगा, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद चलो जी नेक्स्ट उस पर, मैं ये स्लाइड लगा देता हूँ भाई आपके यहाँ पे, है ना, ये जरूरी है आपकी। यस सर, चलिए भाई इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्या होगा कि अब ए है भाई आपका ए, और अब मान लिया कि ए आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एम बी में। अब इसका कोफिशिएंट अलग है, और ये वाला जो है आपका किसमें हो रहा है, एन सी में। किसमें, एन सी में। इसके लिए क्या डिफाइन है, K1, इसके लिए क्या डिफाइन है, K2। ठीक है, अब देखो भाई इनिशियली अगर आप बात करोगे t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे ये कितना आ जाएगा भाई आपका, हो गया ये a है, तो ये कितना है 0 है, ये कितना है 0 है। ठीक है, अब किसी t इज इक्वल टू टी टाइम की अगर आप बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका a नोट माइनस एक्स, कितना हो जाएगा a नोट माइनस एक्स। और अब यहां से आपको ये वाला मिलेगा x1 और ये वाला मिलेगा आपका y1, एग्जैक्ट क्या, सॉरी x2 लिख लो चाहे आप इसको ना, इसको आप क्या लिख सकते हो x2, है ना। इसको वैसे हम y लिखते थे कि भाई y मिलेगा ये, और ये हमारा z मिलेगा। अब देखो अब यहाँ पे जो x1 और x2 है ना, अब ये क्यों आ गए, क्योंकि कोफिशिएंट अलग अलग है, क्योंकि कोफिशिएंट अलग अलग है। तो यहां से अगर आप निकालना चाहते हैं, देखो कैसे निकालोगे भाई, इसकी पावर m, इसका कोफिशिएंट बाई में इसके मोल, a के मोल कितने हैं 1, इंटू में दिस x1, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल। तो यहां से x1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है भाई आपकी, यहां से x1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, y बाई m। इसी प्रकार इसको देखोगे तो इसका कोफिशिएंट n, इसका मोल 1, ठीक है, इंटू में कर दोगे x2, किसके इक्वल हो जाएगा, z के इक्वल। इसका मतलब x2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, z बाई n के इक्वल।
x2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, z/n के इक्वल। और अब अगर आप x की बात करोगे, अब अगर आप इस x की बात करोगे तो इस ये x आपका होगा x1 प्लस x2 के इक्वल। ये आपका x किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 के इक्वल होगा, न कि y प्लस z, क्योंकि भाई अब कोफिशिएंट अलग अलग है तो हम बता नहीं पाएंगे इसमें। अब देखो भाई यहां से अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा भाई आपका कि x हो जाएगा आपका y/m यानी कि उसका कोफिशिएंट, और फिर हो जाएगा आपका z/n। ये मैंने आपको बताया भी था कि भाई इनके कोफिशिएंट से हम इस तरीके से करेंगे। अब भाई बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी यहाँ पे, है ना, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी आपकी, सेम रहेंगी भाई, रेट वेट सब सेम रहेगा। एक चीज में डिफरेंस आ जाएगा बस यहाँ पे, जो हमने निकाला था ना बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन, तो वहां पे फार्मूले में क्या आया था, वहां पे आया था K1/K2। अब यहां पे आएगा m इसका कोफिशिएंट इनटू में K1 और फिर आएगा आपका n इनटू में K2। अब अगर कोफिशिएंट अलग अलग हो तो फिर आपका ये आपको यूज करना है, अगर आपके कोफिशिएंट अलग अलग हो तो फिर आपको ये वाला यूज करना है। कर लोगे भाई इसको? जैसे काफी बार क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं आपको कि भाई लिखेगा कि 2a से आपको मिल रहा है, 2a से आपको मिल रहा है 3b एंड आपका मिल रहा है 5c। तो अब है ना आपको ऐसे क्वेश्चन में आप इसको पहले ही कन्वर्ट कर लें, ये जो a है इसको इसका कोफिशिएंट लिख लें, 3/2 इंटू में b कर दें, और इसी प्रकार इसको भी क्या कर दें 5/2 इंटू में c कर दें, 5/2 इंटू में c कर दें। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, यानी कि इससे अब आपको काफी आसानी हो जाएगी, ये इसके कोफिशिएंट बन जाएंगे, ये m बन जाएगा और ये आपका n बन जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? क्लियर है? थोड़ा सा और टफ चलें, थोड़ा सा और टफ एक क्वेश्चन दें आपको, वो भाई बिल्कुल एक्सट्रीम हाई लेवल की चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल बहुत ही हाई लेवल की। ये भी देखते हैं भाई। देखो मान लो कि आपके पास a है, a ठीक है, ये a है और यहां से आपको मिल रहा है मान लो a1, ठीक है, फिर आपको मिल रहा है a2, फिर आपको मिल रहा है a3। क्वेश्चन आएगा तो नेट गेट में जैम में बहुत मुश्किल है कि क्वेश्चन आए यहां से, लेकिन भाई जो एक क्वेश्चन आया है इस बार उसको डिस्कस करने के लिए पूरी कहानी पढ़ानी पड़ेगी, पूरी कहानी। इसको ना आप यहां से इसको आप डैश डैश करके लिख सकते हो कि इसके बाद ये आपका जाएगा डैश डैश करके जाएगा, इसके बाद ये आपका डैश 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 करके किसके पास चला जाएगा भाई, यहां से ये चला जाएगा an के इक्वल, किसके इक्वल, an के इक्वल चला जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है भाई, इसके लिए बोला गया कि K1 डिफाइन है, इसके लिए आपका K1 डिफाइन है और यहाँ पे भाई E1 डिफाइन है, K1 और E1 डिफाइन है। इसके लिए भाई आपका K2 एंड E2 डिफाइन है, इसके लिए सॉरी K2 नहीं है यहाँ पे। अब आपका देखना, ध्यान से देखना इसको थोड़ा सा यार, इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहूंगा। एक मिनट, हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको एक मिनट रुक जाओ। तो ये आपका K2 नहीं है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा देते हैं यहाँ से भाई। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपका क्या है बेसिकली 4K1 का स्क्वायर है, 4K है, ठीक है 4K है, और यहाँ पे 2E1 है, 2E2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपसे बोला गया कि 9K है, और यहाँ पे आपसे बोला गया कि 3E3 है। इसके बाद आपसे बोला गया कि 16K है, और इसके लिए आपको बोला गया है, इसके लिए बेसिकली आपसे बोला गया कि 4E4 है। क्या है? 4E4 है। यहाँ पे आपसे लिखा गया कि n² K है, और यहाँ पे आपके लिए लिखा गया कि NEN है, ठीक है। क्या आपके पास EN है, यहाँ पे क्या आपके पास EN है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो भाई, अब आपको वही सारी चीजें बतानी है कि इसके लिए K इफेक्टिव बताओ क्या होगा, इसके लिए आपका इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी बताओ क्या होगी, इसके लिए आपका T हाफ लाइफ इफेक्टिव बताओ क्या होगा, इसके लिए आपका परसेंटेज ऑफ A बताओ क्या होगा, है ना। उसके बाद इन प्रोडक्ट, है ना, इन प्रोडक्ट मिक्सचर, इन प्रोडक्ट मिक्सचर आपसे ये बात भी पूछी गई है। उसके बाद यहां से आपसे भाई A2/A3 की कंसंट्रेशन का रेशो, A2/A3 की कंसंट्रेशन का रेशो, ये चीजें हैं भाई। आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं भाई, देखिए तो देखो, अब ये आपका एक है ना यूनिवर्स, मतलब ये आ रहा है कि जर्नलाइज फॉर्म आ रही है आपके पास, कि अगर आपको कभी भी ऐसा दिखाई दे तो जर्नलाइज आप इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले K इफेक्टिव, अगर कभी भी निकालना चाहोगे, क्योंकि वहां पे K इफेक्टिव क्या आया था भाई,
जो K1 और K2 था उसका सम था, तो यहां पे जो K इफेक्टिव आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन में वो आ जाएगा KI। क्या आ जाएगा वो? क्या सर कुछ ज्यादा ही एडवांस हो रहा है, ज्यादा एडवांस है चिराग? नहीं यार ज्यादा एडवांस तो नहीं है यार, है ना, ज्यादा एडवांस नहीं है। तो ये K हो गया भाई K, उसके बाद 4K हो गया, उसके बाद 9K हो गया, उसके बाद 16K हो गया, उसके बाद प्लस 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 क्या हो जाएगा N स्क्वायर K हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N स्क्वायर K। अरे चिराग सीख लो यार, ये कभी ना कभी मतलब जैम, इस बार क्वेश्चन काफी एडवांस था। जैम में जो इस बार क्वेश्चन आया ना भाई, बहुत एडवांस क्वेश्चन था, सोल्व ही नहीं हुआ होगा बहुत सारे बच्चों से। और वैसे भाई ये चीजें जे एडवांस वाले बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। चिराग ये वाला क्वेश्चन है ना, जे एडवांस के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये देख लो भाई आपका के आ गया। इसके बाद इसे मैं क्या लिखूंगा 1, इसे मैं क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर, इसे मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर, इसे मैं लिखूंगा 4 का स्क्वायर, और इसके बाद लास्ट में आ जाएगा मेरा n का स्क्वायर। और ये बन गई भाई आपकी एक सीरीज, है ना। आपने पढ़ा होगा बिल्कुल कि भाई ये सीरीज होती है इसका जो डायरेक्ट अब इसको आप सोल्व करके लिख सकते हो, वो क्या लिख सकते हैं n इंटू में n+1। क्या फायदा सर, अगर क्वेश्चन आना होगा तो इससे भी एडवांस आ सकता है। फायदा बहुत कुछ है, आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है। फायदा बहुत है, ऐसी बात नहीं है। देखो ये जर्नलाइज फॉर्मूला दे रहा हूं मैं चिराग, कल को ये एक है ना एन का नहीं निकालते, जैसे भाई कभी भी अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है nth ऑर्डर का, तो वैसे ही बता रहा हूं। अगर पैरेलल का क्वेश्चन आए, मान लो ए से पता नहीं कितनी रिएक्शन आपको दे दे, तो ये चीज डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बनेगा भाई आपकी एक सीरीज होती है, आप सभी ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सीक्वेंट एंड सीरीज, वहां पे ये पढ़ाया जाता है आपको। तो इससे ये बनेगा, यहां पे लिखते हैं शायद 6 इंटू में के। तो ये फार्मूला है भाई, आपके पास अब कितने भी दिए हों तो nth के लिए के इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी ये, nth के लिए के इफेक्टिव की वैल्यू। बस फार्मूले लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ फार्मूले लिखवा रहा हूं इसके लिए, और उसके बाद मैं फिर सीरीज वालों के ऊपर आऊंगा, क्योंकि वो भी मुझे पढ़ाना है यहाँ पे। उसके बाद ही हमारा जो जैम वाला क्वेश्चन वो सोल्व होगा। इसके लिए भाई जो जर्नलाइज फार्मूला था वो था e a की पावर i इंटू में के आई इंटू में ए आई बाई में समीशन ऑफ के आई, बाई में समीशन ऑफ के आई। तो यहाँ पे पुट कर लेना सारी बातें। जब आप पुट करोगे फाइनली, मैं तो आप डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, ये आएगा आपका n इंटू में n+1, n इंटू में n+1, यहां पे आ जाएगा 2n+1, और ये आ जाएगा आपका 3e/2। क्या आ जाएगा ये 3e, e क्या है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन थी। तो ये आ जाएगा भाई इसके लिए, ये आ जाएगा इसके लिए। उसके बाद आपकी मैं सीरीज बनेगी इनकी पूरी, बना के देखना, आप सोल्व करके देखना। तो टी हाफ इफेक्टिव की अगर बात करोगे, टी हाफ इफेक्टिव की, तो वो आएगा 1/t इफेक्टिव। 1/t इफेक्टिव किसके इक्वल होता था भाई आपका समीशन ऑफ 1/t/2 इंटू में आई। इसको जब आप फाइनली सोल्व करोगे, है ना, इसको जब आप फाइनली सोल्व करोगे तो यहां से आपका बनेगा ये, बस इसको इतना ही छोड़ दो, इसको आप इतना ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद भाई आपका नेक्स्ट जो बनेगा, बस 1 मिनट और लूंगा भाई, मैं बस फार्मूला लिख रहा हूं। परसेंटेज ऑफ A1 की अगर आप बात करोगे ए की, तो वो होती है भाई के इंटू में के इफेक्टिव इंटू में 100। अब के इफेक्टिव निकालना आपको बता दिया था मैंने, इसको सोल्व करोगे तो ये आती है आपका 600 इंटू में n+1, और यहां से लिखते हैं 2n+1, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद अगर आपसे यहाँ पे A2 और A4 का रेशो पूछे ना, अगर आपसे यहाँ पे A2 और A4 का रेशो पूछे, तो वो आता था 14 के, उनके कोफिशिएंट बोलो 14 के और 16 के, ये आ जाएगा 1/4। ये क्या आ जाएगा भाई आपका 1/4 आ जाएगा। बता दो भाई, कर लोगे इसको, कर लोगे क्या इस क्वेश्चन को? चलो जी, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की, ठीक है। ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवा दिए भाई, आप याद रख लीजिएगा अगर आपको याद रहे तो, लेकिन ये वाला तो जरूर याद रखना भाई। अब ये तो है हमारी भाई पैरेलल वाली। अब हम बात करते हैं सीरीज की। सेकंड हमारे पास जो केस आता है, जो इंपॉर्टेंट केस है हमारा, क्योंकि ज्यादा टाइम लगाएंगे तो भाई आपको भी प्रॉब्लम हो रही होगी कि क्या क्या बातें हो रही है यहाँ पे इतनी, क्या इनसे क्वेश्चन आते हैं? आते हैं भाई, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सीरीज एंड सिक्वेंशियल, सीरीज एंड आपका सिक्वेंशियल बोलते हैं इन्हें, सिक्वेंशियल आपका रिएक्शन, सीरीज एंड सिक्वेंशियल रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जैम का क्वेश्चन आया ना, जैम 2020 का और गेट 2020 का, सर ये तो बाईपास गया। अरे चिराग, मैं फोटो भेज दूंगा, मेरे पास है ना कॉपी में लिखे पड़े हैं ये सब, तो मैं उस कॉपी के फोटो भेज दूंगा आपको, पीडीएफ बना के उसकी भेज दूंगा, अच्छे से देख लेना आराम से, ठीक है।
चलो कोई बात नहीं, चल वैसे मैंने क्वेश्चन भी नहीं करवाया आपको, बाद में करवा दूंगा इकट्ठा, अभी मैं ये पढ़ा दूं क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बनना चाहिए टॉपिक में। तो भाई ये टॉपिक हाईलाइट रहा बेसिकली, इससे क्वेश्चन आया आपका जैम 2020 में भी, अच्छा नेट में भी तो आया था ना इससे क्वेश्चन ना, नेट में नहीं आया इससे क्वेश्चन, इससे गेट में और नेट जैम में आया था, गेट और नेट में। जैम 2020 और गेट 2020 में जो क्वेश्चन आया वो यहीं से, और बहुत ही एडवांस लेवल के थे दोनों ही क्वेश्चन, बहुत ही एडवांस लेवल के। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, अगर आप सीक्वेंस की बात करोगे तो यहां से आपका ए होगा, ए कन्वर्ट हो रहा होगा बी में, और बी कन्वर्ट हो रहा होगा सी में। लिखा होगा यहां पे कि ये ए से बी भी आपका फर्स्ट ऑर्डर है, ए से बी भी आपका फर्स्ट ऑर्डर है, और बी से सी भी आपका फर्स्ट ऑर्डर है। जो जैम 2020 का क्वेश्चन था वो यहीं से था, ठीक है जी। इसके लिए डिफाइन कर रखा मान लो K1, इसके लिए डिफाइन कर रखा K2, इसके लिए डिफाइन क्या कर रखा K2। सर अपोजिंग रिएक्शन एंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्या? देखो क्वेश्चन आया है जैम 2020, जैम 2020 का जो ये वाला क्वेश्चन है ना, अरे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जैम 2020 का, ये इसी से है, सीक्वेंस सीरीज वाली से, सीक्वेंशियल से ही आप इसको सोल्व कर सकते हो। और जब कर सकते हो जब आपको पूरा कंसेप्ट काफी डिटेल में आता होगा, है ना। इसको अगर कोई कह दे ना सॉल्यूशन करवा दो, तो सॉल्यूशन करवाया नहीं जा सकता जब तक आपको पूरा कंसेप्ट ना समझाए। इसलिए मैं कह रहा हूं देखो क्वेश्चन पूछा गया, क्या पता इस बार फिर से पूछ ले टफ क्वेश्चन, है ना, इस बार पूछ ले टफ क्वेश्चन, तो पढ़ लो यार, पढ़ने में क्या जाता है। कभी कभी तो मेरा इतने एडवांस टॉपिक पढ़ाने का मन करता है, वैसे मैं तो ना टू द पॉइंट पढ़ाना पसंद करता हूं, सही बताऊं तो, ठीक है। लेकिन ये भाई आपको गेट में काम आ जाएगा, क्योंकि गेट का एग्जाम दोगे तो वहां पे काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर को ऑब्जर्व कर रहा हूं भाई, अच्छे से देखता हूं कि भाई हाँ कौन सा टॉपिक पूछा है। अब ये टॉपिक पूछा तो करवाना पड़ेगा ना, करवाना पड़ेगा ये टॉपिक, इसको हम नहीं हटा सकते। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन भी कंसेप्ट से पूछे गए, वो सारे करवाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मान के चलो, हल्के में मत लेना इसको, ठीक है। अब देखो भाई t इज इक्वल टू 0 के बात करूं तो इसकी कंसंट्रेशन ए नोट रही होगी, इसकी 0 रही होगी, और इसकी भी 0 रही होगी। t इज इक्वल टू टी की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा ए नोट माइनस एक्स, क्या आएगा, ए नोट माइनस एक्स। और यहां पे क्या आएगा भाई, जितना x यहां से हुआ होगा तो यहां से x माइनस वाई, और यहां पे आएगा y। किसी को अगर ये समझ में नहीं आया कि मैंने ये कैसे लिख दिया तो बताएं भाई, किसी को अगर ये समझ में नहीं आया कि ये मैंने कैसे लिख दिया तो बता सकते हैं। अब आपसे यहां पे पूछा जा रहा है, इसमें डेरिवेशन आपको जो करना होता है, जो गेट 2020 का क्वेश्चन था वो ये था कि बताओ भाई कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एट द ऑफ द फंक्शन ऑफ टाइम, ऑफ द फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपको निकालना है जी, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला याद रखें। चलो करते हैं शुरुआत फिर टॉपिक की ना, इसको पढ़ते हैं कि क्या क्या कहानियां पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखना भाई, मुझे ए की कंसंट्रेशन निकाल, ए की कंसंट्रेशन, तो मैं ए को किसके इक्वल लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकता हूं। इससे मैं इसको क्या लिख दूंगा, देखो इसके लिए मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, ए से बी रिएक्शन के लिए मैं डिफाइन कर सकता हूं कि R1 इज इक्वल टू K1 इंटू में ये, और इसके लिए मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं भाई K2 के लिए कि R2 इज इक्वल टू K2 इंटू बी। बताओ, बताइए, अरे क्या सही है, कर सकते हैं ना ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये राजी आगे बात। अब देखो यहां से इसको मैं क्या लिखूंगा, K1 इंटू में ए, क्या लिखूंगा, K1 इंटू में ए लिखूंगा। इसका फिर आपने वैसे ही डेरिवेशन सोल्व करना है जैसे कि हमने पीछे किया था कि भाई इसको नीचे लेके आओगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, फाइनली तो हमारे पास मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि ए नोट इंटू में ई की पावर माइनस K1, है ना। इसको अब मैं K1 थोड़ा अजीब सा लिखने लग गया हूं, इसको मैं K1 ही लिख देता हूं, K1t, क्या लिखूंगा इसे, K1t। और ये आपका बेसिकली AT के इक्वल ही होता था, AT के इक्वल ही होता है हमारा, अरे वही तो है ये, अरे फर्स्ट ऑर्डर वाली बात है यार। इसको आप स्मॉल में लिख लो चाहे ऐसे, इसको आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, तो ये तो ए का आ जाएगा, ए का तो वही है, ए का तो वही है। अब बी की देखते हैं भाई, बी का इंपॉर्टेंट होता है, बी और सी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बी की अगर आप बात करोगे तो आप इसके लिए लिखोगे dB बाई dt, इसके लिए आप क्या लिखोगे, dV बाई dt लिखोगे, और वो क्या चला जाएगा, वो चला जाएगा K1 इंटू में ये माइनस में K2 इंटू में B,
अरे ये कहां से लिखा, यहां से लिखो भाई, बी इस रिएक्शन का भी पार्ट है और बी इस रिएक्शन का भी पार्ट है, तो इसके लिए लिखूंगा K1 क्योंकि ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ही है ना, और dB बाई dt को भी पॉजिटिव ही लेते हैं, dB बाई dt को भी पॉजिटिव ही लेते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा। अब इसको लिखा मैंने माइनस क्योंकि ये एज ए प्रोडक्ट के तौर पे काउंट होता है, लेकिन इसको मैंने कम लिखा यहां से, ठीक है, तो ये लिख दिया भाई यहां से, ओके ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई, अब इसका सॉल्यूशन, क्योंकि हमें इस बी की फार्मूला चाहिए, हमें तो एटलीस्ट लास्ट में तो फार्मूला काम आना है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये K1 हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर K1 माइनस K1t, ठीक है, माइनस K2 इंटू में b। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं ले जाता हूं वहां पे, तो dB बाई dt प्लस में K2 इंटू में b, प्लस में K2 इंटू में b, और यहां पे आएगा K1 a नोट इंटू में e की पावर माइनस K1 इंटू टी, e की पावर माइनस K1 इंटू टी, ठीक है। अब इसका हम करेंगे भाई क्या, डिफरेंशिएशन इसका। ये आपने जो भी मैथमेटिक्स वाले बच्चे उसको वो जानते होंगे कि ये आपका बन गई फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो उनको ज्यादा पता होगा। तो ये आपकी क्या बन गई भाई, यहां से लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, है ना। अरे मैथमेटिक्स वाले ओडीपीडी पढ़ी है ना तुमने, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा कुछ पढ़ा था यार। मैं जब बीएससी में था ना, मेरा सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे इसमें ओडीपीडी में। एक पेपर होता है ना, शायद सेकंड सेम में होता है, हमारे यहाँ सेकंड सेम में होता था, तो 150 में से 128 मार्क्स आए थे मेरे उस मैथ वाले पेपर में। इंटेलिजेंट था मैं, है ना, ठीक है। आज हालांकि नकल मार के जरूर पढ़ाता हूं, लेकिन पहले इंटेलिजेंट होता था, ठीक है। समझ पाए मेरी बात को? चलो भाई अब मैं फाइनल आंसर लिखता हूं जब आप इसको सोल्व करोगे, क्योंकि हमारे काम का फाइनल वाला। जब आप इसे फाइनली सोल्व करोगे तो यहां से जो b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू जो आएगी आपका वो आएगी K1, थर्ड सेम में है सर, अच्छा हाँ चिराग को पता होगा क्योंकि चिराग यहीं से भाई, है ना। तो ये आ जाएगा a नोट, ये आ जाएगा a नोट, नीचे आ जाएगा K2 माइनस K1, इस बार क्या आ गया K2 माइनस में K1, यहां पे आएगा e की पावर माइनस K1 इंटू टी, माइनस K1 इंटू टी, और माइनस e की पावर आ जाएगा माइनस K2 इंटू टी। ये है जी फाइनल फार्मूला, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये है आपको फार्मूला, ये सर सेकंड में, अच्छा किसी के सेकंड में होता है, किसी के थर्ड में होता है, ठीक है। हमारे टाइम पे शायद सेकंड में ही होता था, ये सेकंड या थर्ड में ऐसा ही था यार। ये देख लो जी, ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला? वो जो ग्राफ है ना वो भी इसी तरीके से सोल्व होंगे, जो ग्राफ है वो भी इसी तरीके से सोल्व होंगे, ठीक है भाई। बी का फार्मूला समझ में आ गया कि कैसे निकाला है? बी का फार्मूला समझ में आया कैसे? इसी प्रकार निकालेंगे सी का फार्मूला। अब मैं डायरेक्ट सी का लिखता हूं बस, है ना। इसी प्रकार जैसे हमने बी का निकाला, सी का निकालोगे तो वो और भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। K1 K2, K1 इंटू K2, नीचे आता है K2 माइनस K1, K2 माइनस K1, और यहां पे आता है ए नोट। फिर क्या लिखते हैं भाई यहाँ पे, उसके बाद लिखते हैं 1 e की पावर माइनस ना K1 इंटू में टी, और यहां पे जो आ जाएगा नीचे आएगा K1, नीचे क्या आएगा K1, इसी प्रकार माइनस e की पावर माइनस K2t। देख लो भाई कितना बड़ा फार्मूला बन रहा है, और ये बन गया सी K2। ये है सी फाइनल फार्मूला ऑफ सी। ये क्या है? सी का फार्मूला है। ये क्या है? बी का फार्मूला है। और ए का फार्मूला वही होता है जो मैंने आपको करवाया, जो मैंने आपको बताया, ठीक है जी। इसके ऊपर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर। अभी तो आगे कहानी स्टार्ट होगी। जो जैम वाला क्वेश्चन है ना वो तो सबसे टफ है, गेट वाला क्वेश्चन आसान है। गेट वाला ये जो क्वेश्चन है 2020 का, ये तो एकदम से निकाल दोगे आप। इसका आंसर बताओ भाई कैसे निकालोगे इसको। जो क्वेश्चन है ना वो ज्यादा टफ। देखो इन्होंने बोला हमारे पास इन अ रिएक्शन, देखना इन अ रिएक्शन एक्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट वाई एंड जेड। क्या बोला कि जो एक्स है हमारा, वो देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कंसिस्टेंटली इसको इसके ये हो रहा है, तो एक्स से वाई गया और वाई से जेड गया, ठीक है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके लिए जो रेट कांस्टेंट लिखा हुआ, जब वो एक्स से वाई में कन्वर्ट होता है तो यानी कि K1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 है। और ये K2 की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास? 9 है ना। ये 10 की पावर माइनस 3 लिखा हुआ है, 10 की पावर माइनस 3 लिखा हुआ, तो क्या मैं इसको 0.9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कर सकता हूं। अब इन्होंने ये बोला
कि इनिशियल अमाउंट जो है ना मोल मेरे 12.5 है, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे अगर आप बात करोगे तो ये कितने आ जाएंगे 12.5 मोल, ये भी 0 ये भी 0। मोल हो कंसंट्रेशन हो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, एक ही बात होती है। अब यहां पे बोला कि 10 सेकंड पे बताना, सॉरी 10 मिनट पे, 10 मिनट पे इस y की, अब y वाला फार्मूला याद है ना, अरे b वाला फार्मूला याद है ना। देखो अब ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिखोगे 12 माइनस एक्स, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूले पे चलो अब। यानी कि टाइम क्या दे दिया आपको, यहाँ पे टाइम आपको क्या दे दिया 10 मिनट, टाइम क्या दे दिया आपको 10 मिनट। आ जाओ जी निकालते हैं, देखना बहुत आसान है, बहुत ही आसान हो जाएगी चीजें। क्या फार्मूला भाई बी का फार्मूला निकाला K1 इंटू में इनिशियल कंसंट्रेशन K2 माइनस K1, ठीक है। मैं देख लेता हूं एक बार ध्यान से, मुझे तो ये भी याद नहीं रहेगा, हाँ अब याद रह जाएगा भाई। क्या फार्मूला होगा यहाँ पे, अगर आप y की बात करोगे, मैं फार्मूला लिख देता हूं पहले, ऊपर आ जाएगा K1, यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका K2 माइनस K1, है ना। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई, आपका e की पावर, है ना, यही है ना, e की पावर माइनस K1, ठीक है, e की पावर माइनस K1 इंटू में t, ठीक है, और उसके बाद फिर से माइनस है, उसके बाद फिर से माइनस है, क्या माइनस K2 इंटू में t। इसको सोल्व करो भाई, K1 की वैल्यू कितनी गिवन है 6 इंटू में 10 की पावर माइनस 2, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 12.5। अब इन दोनों का सम माइनस करना पड़ेगा, K2 कितना है 0.9 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 इंटू में ये कितना है भाई 6 इंटू में 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। अब यहां से देखना, मैंने अभी अभी सोल्व किया था ये, इसकी कैलकुलेशन अभी की थी, जस्ट आपकी क्लास लेने से पहले पूरा क्वेश्चन में सोल्व करके देखता हूं। सर कैसे पता चल रहा है कि बी निकालना है, अरे नसरीन क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पूरा, क्वेश्चन में आपसे बोला है, देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई। अब यहां पे ए की देखो एक्स की जगह हमारा मतलब हमारे ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है, बी की जगह वाई है, तो वाई की कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब मोल्स निकालने हैं, तो किस पे 10 मिनट पे, किस पे 10 मिनट पे, तो भाई ये बी बन गया ना। अगर जेड पूछता तो सी वाला फार्मूला लगा देते, जेड पूछता तो सी वाला फार्मूला लगा देते, ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ पे e की पावर ना माइनस K1 कितना है जी, माइनस K1 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 0.06 लिख दो ना इसको, इनटू में t कितना हो गया भाई, टाइम 10 मिनट है, टाइम कितना था 10 मिनट है। इसी प्रकार देखना माइनस, इसी प्रकार देखना माइनस e की पावर कितना लिखोगे इसको तो मैं लिख सकता हूं, इसको तो मैं लिख सकता हूं 0.0 इंटू में दिस इंटू में 10। अब देखो इसको अगर आप इसको सोल्व करोगे ना, इसका माइनस करोगे, ये हमारा आ जाएगा, देखना भाई 10 की पावर माइनस 2, अभी कैलकुलेशन की थी मैंने, बिल्कुल सही आएगा इस तरीके से अगर आप निकालोगे, ये 6 और ये तो ये आएगा माइनस 5.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। अब ये देखना, ये बन गया जी आपका, ये बन गया जी आपका 10 से 10 0.6, तो ये है आपका 0.6 और ये जो आपका बनेगा माइनस 0.09 बनेगा, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू निकाल लोगे, मैंने अभी निकाली थी, मैं आपको बता देता हूं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाली थी भाई, तो अभी मैंने जस्ट इसकी कैलकुलेशन सोल्व की थी बिल्कुल, क्योंकि मुझे पहले ट्राई करके देखना पड़ता ही है कि भाई गलत ना हो जाए कुछ। तो देखो ये इसमें इससे काट लो, ये 10 की इससे ये गया, उसके बाद इसकी जो वैल्यू आएगी अगर आप निकालोगे, इसकी वैल्यू आएगी 0.54, ठीक है, माइनस इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.91, इसकी वैल्यू जो आएगी 0.91, इन दोनों को माइनस करोगे तो यहां से आ जाएगा माइनस 0.37, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या क्या बच गया था हमारा इस क्वेश्चन में, आज तो मैं पूरी कैलकुलेशन लेके आया हूं, 6 इंटू में 12.5, यस वेरी गुड प्रीति, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है आपका, एग्जैक्ट है बिल्कुल। तो ये देखो माइनस था ना, माइनस 5.1 इंटू में ये आपका माइनस 0. ये इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट, जब फाइनली सोल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 5.44, क्या आएगा 5.44। और जो गेट ने इसका आंसर दिया था, गेट 2020 का क्वेश्चन था ये, तो इसका गेट ने जो आंसर दिया था वो दिया था कि भाई इसका आंसर आना चाहिए आपका 5.3 से 5.5 के बीच में, 5.3 से 5.5 के बीच में ये आपका आंसर था, गेट का आंसर। तो बिल्कुल मैच कर रहा है भाई हमारा। समझ में आया क्या आपको, अरे समझ में आया क्या आपको,
देखो गेट का तो आसान था, लेकिन जैम का गेट वाले से भी टफ था। ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ जी समझाता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन के साथ समझाता हूं कि क्या कहानी है इसके पीछे। ठीक है, चलो पहले है ना, अब हमें अभी भी हमारा डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारा डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है। अब देखो भाई, यहां पे हमें निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू कि ये जो b है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रही होगी, c की वैल्यू क्या रही होगी। तो देखो यहां पे अब नेक्स्ट जो डेरिवेशन करना है, क्योंकि ये ग्राफ अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो लगभग 15-20 मिनट और लगेंगे, फिर जाके हमारा ये सोल्व हो जाएगा भाई। तो देखना क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम निकालो एट विच है ना कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम। वो आप टाइम बताइए जब बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम रही होगी, जब बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम रही होगी, वो टाइम आपको बताना है। तो देखो भाई, बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका रेट 0 हो गया होगा। तो जब भी बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम का मतलब ये होगा यहां से कि dB बाई dt जो रहा होगा, dB बाई dt किसके इक्वल रहा होगा, 0 फॉर, अरे क्यों, अगर बी बन ही गया, अगर बी मैक्सिमम उसका बन गया, इसका मतलब उसके बनने का रेट 0 हो गया होगा, उसके बनने का रेट 0 हो गया होगा। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है आपका कि जो dB बाई dt है, dB बाई dt किसके इक्वल आया था भाई, फार्मूला अभी पढ़ाया मैंने, अभी फार्मूला क्या पढ़ाया कि K2, क्या पढ़ाया था मैंने यहाँ पे, सॉरी K1 इंटू में ये यहाँ पे पढ़ाया कि K2 माइनस K1, फिर मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया कि e की पावर माइनस K1 इंटू में t, है ना, फिर मैंने पढ़ा माइनस K2 इंटू टी। ठीक है, ये वाला फार्मूला है, इसको आप पुट कर दो 0 के इक्वल, इसको आप पुट कर दो 0 के इक्वल, ठीक है ना, इसको आप पुट करो 0 के इक्वल। अब जैसे ही इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, अब ये वाली जो टर्म है भाई आपकी, इसको एक मिनट रुकिए, हाँ K1 K2 से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्लस माइनस। अब जैसे इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास यहां से आएगा 0 के इक्वल पुट करने के बाद, जैसे आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो इनमें से एक टर्म, कौन सी वाली भाई, ये वाली टर्म जो मैं लिख रहा हूं यहां से, जो मैं ये टर्म लिख रहा हूं यहां से, ये वाली, इसकी बात करेंगे यहां पे। इसको मैं फाइनल फार्मूला सोल्व करके बता दूंगा आपको कि क्या आएगा। हाँ ठीक है, ये रहा। तो अब देखिए, इसको हम लिखेंगे माइनस K1 इंटू में इसकी पावर ये, इसको आप 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, प्लस में K2 इंटू में e की पावर माइनस K2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। यानी कि फाइनली जो आ जाएगा ना टाइम जब b मैक्सिमम रहा होगा, आप सोल्व करोगे तो वो आएगा आपका, 2-3 फार्मूले में आप इसे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो वो आएगा एंटीलॉग K1 माइनस में एंटीलॉग K1 माइनस में एंटीलॉग K2 और K1 माइनस K2, ये फार्मूला आ जाएगा भाई। ये वो टाइम है जब B की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, ये वो टाइम है जब B की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, ये वो टाइम है जब B की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, ये वो टाइम है जब B की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। ठीक है जी, ठीक है, ये बात अब है ना। अब इससे भी इंपॉर्टेंट कि भाई उस B मैक्सिमा की वैल्यू बताइए, उस B मैक्सिमा की वैल्यू बताइए कि उसका वो कितनी होगी वो कंसंट्रेशन, वो जो B मैक्सिमम आप कह रहे हो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई इसको मैं, देखो सोल्व करोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा रहेगा, अब मैं डायरेक्ट फाइनल लिखूंगा, बस फाइनल लिखूंगा मैं, आंसर लिखूंगा कि वो क्या होती है। तो B मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है भाई आपकी, अगर आप इसे पूरा सोल्व करोगे अच्छे से, वो आ जाएगा भाई आपका A0 इनिशियल कंसंट्रेशन, यहां पे आप लिखोगे K1 बाई K2, यहां पे आप लिखोगे K1 बाई K2, और ऊपर आप लिखोगे K2, और नीचे आप लिखोगे यहां पे K2 माइनस K1, नीचे आप क्या लिखोगे K2 माइनस K1। अरे कौन कौन झेल रहा है मुझे, अभी तो आपका क्वेश्चन सोल्व होगा जैम का क्वेश्चन सोल्व होने की बारी अब आई है भाई। अब देखो भाई, अब आपका जैम का क्वेश्चन सोल्व हो सकता है अगर आप ध्यान दें तो, ठीक है, करें भाई जैम का क्वेश्चन सोल्व। तो ये मैंने आपको जो मैक्सिमम चीजें करवा दी हैं, अब हम बात करते हैं जी इसकी वैल्यू। तो वो तीनों फार्मूले दोबारा लिखो भाई, क्योंकि तीनों फार्मूले जब आप दोबारा लिखोगे तब आपको सोल्व होगी चीजें। तीनों फार्मूले दोबारा आपको लिखने पड़ेंगे। कौन से तीनों फार्मूले जी, अब देखना इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज वाला ही चल रहा है अभी तक, सीरीज वाला ही चल रहा है अभी तक। तो एक ही देखो भाई, मान लो वही है ये आपका, ए से आप बी गए और बी से आप सी गए, ये भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर बोला गया, इसके लिए K1 है, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर है, इसके लिए आपका K2 है,
ठीक है, यहां से 3 फार्मूले निकाले हमने। कौन सा भाई, ए की कंसंट्रेशन, वो मैंने एग्जैक्ट लिख दिया था कि ए नोट इंटू में ई की पावर माइनस के टी, यहाँ पे K1 लिखना था K1। उसके बाद जो बी का फार्मूला यहां से निकाला गया था, वो क्या निकाला गया था कि K1 ए नोट, यहां से हमने लिखा था K2 माइनस K1, ठीक है, यहां से हमने लिखा था कि ई की पावर K1T है ना माइनस ई की पावर K2T, ठीक है, ये हो गया ये वाला फार्मूला। उसके बाद जो सी है, उसके बाद जो सी की कंसंट्रेशन आई थी यहां से, वो क्या आई थी, वो आई थी K1 ए नोट है ना, K1 ए नोट K2 माइनस K1, और ये आई थी आपका सॉरी सी की वैल्यू बड़ी सारी आई थी भाई, जो है ना सी की वैल्यू जो बड़ी सारी आई थी, मैं वहीं से उठा के कॉपी कर देता हूं, ये वाली वैल्यू भाई। पता नहीं ऐसे होगी या नहीं होगी। अरे यार वाह, हाँ भाई, थोड़ा सा इंतजार बनाए रखें। ठीक है भाई, सी की वैल्यू ये रही जी, ये तीनों वैल्यू। अब देखो जी यहाँ पे, अब ग्राफ बनाते हैं इनके, ये जो ग्राफ आ रहे हैं ना, ये ग्राफ कैसे बनते हैं अब आपको समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहला ग्राफ यहाँ पे हम बनाएंगे, सबसे पहला जो ग्राफ यहाँ पे बनेगा आपका वो ये बनेगा, फर्स्ट केस यहाँ पे जो है आपका, है ना, इन तीनों इक्वेशन के लिए, कि जो K1 है ना आपका, जो K1 है आपका, यानी कि फर्स्ट वाला जो रेट कांस्टेंट है, फर्स्ट वाला, वो वेरी वेरी बिग, बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू K2। अगर ये है भाई बहुत, तो हम लिख सकते हैं कि जो K1 इंटू टी रहा होगा वो भी ग्रेटर देन रहा होगा, वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस। अगर ये रहा होगा तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि माइनस K1 इंटू टी वेरी वेरी लेस देन रहा होगा माइनस K2 बाई टी से। देखो भाई देखो, समझो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट। जब फर्स्ट वाला K1 बहुत ज्यादा रहा हो, है ना, फर्स्ट वाला K1 बहुत ज्यादा रहा हो K2 से, इसका मतलब ये है ना कि अगर K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा, इसका मतलब A टेंड्स टू बी, A की कंसंट्रेशन 0 को टेंड कर रही होगी। क्यों? अरे भाई देखो इस रिएक्शन में देखो अगर इस K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू K2, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो A है आपका लगभग कंप्लीट हो चुका होगा B में, लगभग कंप्लीट हो चुका होगा B में सॉरी। तो अगर आपकी ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती तो इससे मैं ये लिख सकता हूं कि A की कंसंट्रेशन आपका 0 को टेंड कर रही होगी, A की कंसंट्रेशन 0। B की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, B की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, देखो अब है ना, इसकी वैल्यू जो है ना वेरी वेरी कम है, बहुत ही ना के बराबर है ना, कि जो K1 वो बहुत बड़ा है K2 से। इसको जब देखो यहां पे पुट करना है इसको, देखो B का फार्मूला ये है, अगर आपका K1 बहुत बड़ा है तो माइनस K1 बचेगा, इस K2 को एलिमिनेट कर सकता हूं मैं यहां से, इस K2 को एलिमिनेट कर सकता हूं मैं यहां से, ठीक है, इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूं यहां से। इसी प्रकार और इसको जैसे कि इस वाली टर्म को भी मैं एलिमिनेट कर, सॉरी इस वाली टर्म को करूंगा इस बार, क्योंकि माइनस K1 KT बहुत छोटा होगा। इसको देखो, एक टर्म तो मैंने ये हटा दी, यहां से ये हटा दी, एक ये बच गई और ये बचा। इस प्रकार से इसको जब आप लिखोगे ना यहाँ पे, तो B की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन और E की पावर माइनस K2T। कितने बच्चे इसको समझ पाए, माइनस K2T। अगर यहाँ पे C की निकालोगे कि C की कंसंट्रेशन क्या रही होगी, तो फिर आपको देखो इस पूरे फार्मूले में यही देखना पड़ेगा। जैसे भाई K1 ज्यादा तो माइनस K1 बचेगा, माइनस K1 बचेगा, यहाँ पे इस K2 को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे इस टर्म को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे इस K2 को एलिमिनेट करेंगे। पूरा जब आप एलिमिनेट करोगे तो फाइनली C भी किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा A नोट इनिशियल कंसंट्रेशन 1 की पावर माइनस E इंटू K2 बाई टी इंटू K2 बाई टी। तो ये आएगी भाई, जब K की वैल्यू बहुत बड़ी होती है K2 से, तो आपकी ये तीनों वैल्यू आ जाती हैं A B C की। इससे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं,
इससे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं देखना भाई, इससे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे ग्राफ बनाया जाता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, यहां पे ग्राफ बनाया जाता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। देखो देखो भाई, इनिशियली ए की कोई ना कोई कंसंट्रेशन रही होगी यहां पे, इनिशियली यहां पे ए की कोई ना कोई कंसंट्रेशन रही होगी। अब अगर K1 की वैल्यू बहुत बड़ी है, अगर K1 की वैल्यू बहुत बड़ी है तो वो लगातार कम हो रहा है, ए की कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है टाइम के साथ। इसका मतलब जो इसका ग्राफ आएगा ना भाई, ए का जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा, ए का जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा। ये जो मैंने रेड से दिखाया ये किसका ग्राफ है, ये ए का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, ए की। ए की कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है टाइम के साथ, ए की कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है टाइम के साथ। अब देखो भाई, अब है ना, अगर K1 बहुत ज्यादा है तो बी बहुत ज्यादा बन रहा होगा, वहां पे बी का प्रोडक्शन एक्सट्रीम बहुत ज्यादा लेवल का बन रहा होगा, ठीक है। तो चलो जी, इसके बाद जो बी का आप दिखाओगे, यहां पे मैं ब्लैक से दिखा देता हूं बी का। तो बी की जो आएगी, इनिशियली ये 0 था, अब ये ऐसे 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 इंक्रीज करेगा भाई, ऐसे 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 इंक्रीज करेगा, और इस प्रकार से ये फिर फाइनली ये भी यहीं पे आएगा, फाइनली ये भी यहीं पे आएगा। तो ये वाली जो कंसंट्रेशन दिखाई गई है वो बी की, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बी की मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ना। आ रहा था ना कि वो टाइम बताओ, ये देखो ये वो टाइम है जहां पे बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, ये वो टाइम है जहां पे बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद अब देखो भाई, अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है ना, अब सी का प्रोडक्शन, मतलब देखो सी के बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई, तो सी बेसिकली अगर बी बनेगा तो बी से तो सी बन रहा था, बी से तो सी बन रहा था, तो सी भी बनता रहेगा लगातार, लगातार सी बनता रहेगा एक कांस्टेंट रेट से। तो जो सी का ग्राफ आएगा वो मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, जो सी का ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि लगातार इंक्रीज कर रहा है रेट, है ना, लेकिन वो मैक्सिमम तक अचीव नहीं होगा। तो ये है जी आपका, ये ग्राफ है। ये कब ग्राफ बताया मैंने, ये वाला ग्राफ मैंने जब बनाया आपका कि K1 इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू K2, K1 इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू K2, जब का ये ग्राफ है, ठीक है। अब देखना दूसरी कंडीशन यहां पे क्या बनेगी ना, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि अब आपका K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1। अगर अब K2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है K1 के कंपैरिजन में, तो आप इसे क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब मैं ये भी बात लिख सकता हूं कि अगर K2 का रेट ज्यादा है तो सेकंड रिएक्शन इज वेरी फास्ट ना, यानी कि बी से सी का जो कन्वर्जन है, बी से सी का जो कन्वर्जन है वो बहुत ज्यादा है, बी से सी का कन्वर्जन क्या है, बहुत ज्यादा। तो इसे मैं कहूंगा सेकंड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, सेकंड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। यहां से आप क्या लिख सकते हो इस केस में कि फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी फास्ट, यहां से आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी फास्ट, फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी फास्ट। यहां की पहली रिएक्शन बहुत फास्ट है, यहां से आप लिखोगे कि सेकंड रिएक्शन बहुत फास्ट है। अब देखो भाई, अगर ये ज्यादा है तो मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां से अब मैं लिख सकता हूं भाई K2T की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा रही होगी K1T से, और यहीं से मैं लिख सकता हूं कि माइनस KT, ये माइनस वाला इज वेरी वेरी लेस देन रहा होगा K1T से। अब देखो भाई, अगर सेकंड रिएक्शन वेरी फास्ट है, यानी कि बी सी से कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां पे बी की कंसंट्रेशन 0 के टेंड्स कर रही होगी, बी की कंसंट्रेशन किसको टेंड्स कर रही होगी, 0 को, बी की किसको 0 को, ए की किसको भाई, ए की किसको, ए तो सिंपल वही आ जाएगा जो आना था, ए इंटू ए की पावर माइनस K1T लिखोगे, माइनस K1T लिखोगे अब यहां पे, है ना, क्योंकि माइनस K1T की वैल्यू ज्यादा है इसलिए ये आ गया। सी की भी लिख सकते हैं भाई ना, सी की भी पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं, सी का भी पूरा सोल्व कर सकते हैं। इससे ग्राफ कैसे आएगा देखना सारे बच्चे, बहुत ध्यान से देखना कि इससे ग्राफ कैसे आएगा। इससे ग्राफ कुछ ऐसा आएगा भाई, ये कंसंट्रेशन और यहां पे टाइम, ये कंसंट्रेशन और यहां पे टाइम। अब देखो भाई, इनिशियली ए, तो ए तो कम ही होगा भाई, ए तो लगातार डिक्रीज ही कर रहा होगा, ए लगातार डिक्रीज कर रहा है भाई। ये किसकी कंसंट्रेशन आ गई, ए की। अब देखना बी की, बी के लिए देखना, अब बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, थोड़े ए से बी में तो कन्वर्ट होगा थोड़ा बहुत, अब जैसे बी से वो सी में कन्वर्ट होना फास्ट हो जाएगा, बी से सी में कन्वर्ट होना उसका फास्ट हो जाएगा, बी से सी में कन्वर्ट होना उसका फास्ट होगा, क्योंकि K2 की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू K1, एज कंपेयर टू K1। तो क्या होगा, पहले वो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, पहले वो क्या करेगा भाई, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, देखो बी की कंसंट्रेशन थोड़ी सी इंक्रीज करेगी, और उसके बाद वापिस से क्या हो जाएगी, वापिस से क्या हो जाएगी, वो आपका यहां पे आ जाएगी। तो ये क्या, कौन है जी, ये बी है। सी की क्या करेगी यहां पे, सी की वैसे ही रहेगी, सी की लगातार इंक्रीज ही करता रहेगा, सी का लगातार इंक्रीज ही करता रहेगा यहां पे, और सी का तो बल्कि रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या
ये ग्राफ कब बनाया है? जब K2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है K1 से, K2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है K1 से। एक बार कमेंट करके बताओ भाई, समझ में आ रहा है क्या? बताओ, कमेंट करोगे, समझ में आ गया? फिर मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं बस अब जैम का, अब जैम का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब जैम ने क्या किया इस बार, ये क्वेश्चन है जिस जैम का एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन दिया, आपको ग्राफ बना के दिए हैं अब यहां पे, ठीक है, आपको ग्राफ बना के दे दिए, बताओ। और ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन था। पहली बात तो ये क्वेश्चन आपका एमएसक्यू टाइप का था। सर बी वाले ग्राफ में एसएसए होगा ना, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, बेसिकली बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हो। लेकिन आप उसका रीजन भी समझ, मैंने रीजन भी बता दिया एग्जैक्ट कि ऐसा क्यों है भाई। अगर K2 का रेट बहुत ज्यादा है तो B लगातार C में कन्वर्ट होता जाएगा, तो B की कंसंट्रेशन तो जीरो। अब देखो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अब बताओ भाई ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे? अब क्या बोला, फॉर अ रिएक्शन सोन इन द स्कीम 1 एंड द कंसंट्रेशन प्रोफाइल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रोवाइडेड। यहाँ पे तो देखो भाई यहाँ पे क्या बोला गया कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, देखो ठीक, देखो अब क्या है कि यहाँ पे R है आपका R, और ये क्या आपका S है, क्या है, R से S। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं अपनी टर्म में तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ये A से B, मैं लिख सकता हूं ना ऐसा कि A से B और B से C। क्या मैं ऐसी ये बात लिख सकता हूं यहां से कि A से B ये K1 K3 आ गया, लिख सकता हूं क्या भाई मैं? इसी प्रकार क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि ये मेरा D हो गया और ये मेरा ये हो गया जी। अब देखना यार, इसमें सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि R से S में जा रहे हो, ठीक है, ग्राफ देखो, R का ग्राफ देखो पहले तो, B होगा क्या? नहीं, इसका आंसर मैं बताता हूं, एमएसक्यू टाइप का भाई, एमएसक्यू एक से ज्यादा आंसर है। सबसे पहले आप ग्राफ देखो यहाँ पे, इसको मैं बड़ा करूंगा, थोड़ा सा बड़ा करूं या सही दिख रहा है? देखो अब देख लो, अब देखो सबसे पहले बोला गया कि R लगातार डिक्रीज कर रहा है, R लगातार डिक्रीज कर रहा है। एक और आपने चेंज देखा, काफी इंपॉर्टेंट चेंज, कि देखो S जो है ना उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई और डिक्रीज हो गई। ये वाला ग्राफ मैंने कब पढ़ाया आपको? ये वाला ग्राफ मैंने आपको जब पढ़ाया है, जब कब पढ़ाया भाई? जब आपका, मैंने देखो इसको मैंने B बोला था, इसको मैंने B बोला था और इसको मैंने C बोला था। तो B का ये वाला ग्राफ कब आया था? जब आया था जब K2, यहां पे इन्होंने K1 K3 लिख रखा है, मैंने यहां पे लिखा था K1 और यहां पे लिखा था K2। तो जब आया था ना ये वाला ग्राफ की K2 की वैल्यू बहुत ज्यादा थी K1 से, अरे K2 की वैल्यू ज्यादा थी K1 से, जब आया था ना ये वाला ग्राफ। अब यहां पे, अब अरे लास्ट वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला, अब यहां पे ये B की कंसंट्रेशन कब आई थी? जब K2 की वैल्यू ज्यादा है K1 से। K2 कौन सा था हमारे पास यहाँ पे? K2 कौन सा था हमारे पास यहाँ पे? ये है जी K2, तो B से C। इसका मतलब एक बात तो यहां से हम एकदम से निकाल दी, यहां से हमने एकदम से एक पॉइंट निकाल दिया कि भाई इस ग्राफ को देख के, R और S को देख के मैंने ये कह दिया कि K3 इज ग्रेटर देन K1, K3 इज ग्रेटर देन K1। क्या ये बात समझ पाए? क्या ये बात समझ पाए क्या? K3 इज ग्रेटर देन K1, इसका मतलब B तो होगा ही होगा, इसका मतलब हमारा B तो पॉसिबल ही पॉसिबल है। उसके बाद देखते हैं जी, अब देखो भाई, अब R से क्यू में जा रहे हो भाई, R से कहां पे जा रहे हो? R से क्यू में जा रहे हो, ठीक है जी, R से क्यू में। तो अब इन्होंने किस किस के बीच का रिलेशन पूछा है। अब देखो R से क्यू गए तो ये अलग केस बना लो, ये क्या बना लो, आपका अलग केस बना लो। कैसे देखना सभी बच्चों भाई, ध्यान से देखना थोड़ा सा। तो इसको मैं अगर अलग केस बना दूं, आप 1 मिनट में बता दोगे हाँ जी ऐसे बात है। इसको देखना, इस R को मैं A लिख दूं, ठीक है, इस R को मैंने A लिख दिया, A से आप जा रहे हो क्यू में, क्यू को मैंने B लिख दिया, ठीक है, फिर आप किस में जा रहे हो? P में, P को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? C लिख दिया। इसके लिए क्या गिवन है भाई अब आपको? K2, इसके लिए अब आपको क्या गिवन है? K4। अब बताना मुझे, ध्यान से देखना, ग्राफ देखो आप। अब देखो ग्राफ क्या दिया गया है, R का ग्राफ क्या है कि वैसे डिक्रीज कर रहा है। इस क्यू का ग्राफ देखिए आप, इस क्यू का ग्राफ देखिए, क्या नजर आ रहा है आपको कि भाई देखो, ये देखो इंक्रीज किया और देखो एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, एक मैक्सिमम। देखो ये जो मैंने वैल्यू बनाई है भाई, ये इतना ऊंचा नहीं जाएगा, ये A से कम ही रहेगा,
ये जो है ना आपका ए से कम रहेगा, इसको जरूर आप थोड़ा सा एक बार नोट कर ले, मैं इसको करेक्ट करवा देता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये ए से कम ही रहती है। ये वाली वैल्यू जो है आपका ए से, ये वाली वैल्यू आएगी, बस इस ए को थोड़ा सा ऊपर बना सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये वाली बात जरूर ध्यान रखें आप यहाँ पे। अब देखना इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखो अगर बी की वैल्यू ज्यादा, ये केस कब बना था, अरे ये केस कब बना था, जब यहां पे अपना क्या था K1 था, यहां पे क्या था अपना K2 था। तो ये केस मैंने जब पढ़ा था जब K1 इज ग्रेटर देन एंड K2। इसका मतलब क्या मैं यहां से ये बात बोल सकता हूं, क्या मैं यहां से इस ग्राफ को देख के ये बात बोल सकता हूं कि K2 इज ग्रेटर देन K4? बताओ क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि K2 इज ग्रेटर देन 4? यस, बिल्कुल बोल सकता हूं। इसका मतलब इसका A भी होगा, B भी होगा, क्या C भी होगा? क्या C भी होगा? नो, C नहीं होगा। क्या K1 K2 इक्वल हो सकते हैं? क्या यहां पे K1 K2 इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई, K1 K2 इक्वल हो ही नहीं सकते, है ना। तो K1 K2 इक्वल नहीं होते यहां पे, फिर भी कोई बात नहीं, अभी आ जाओ आगे, क्योंकि ऐसा कोई केस पड़ा नहीं। अब K2 और K1 में कैसे कंपैरिजन करें भाई, इस K2 और K1 में कैसे कंपैरिजन करें? K2 और K1 में देखो भाई, यहां पे S बन रहा है और यहां पे आपका Q बन रहा है, ठीक है। अब बताओ भाई S की कंसंट्रेशन तो ये रही जी, और Q की कंसंट्रेशन ये रही जी। अरे किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है भाई, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? सीधी सी बात है कि Q की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर Q की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, अरे भाई रेट कांस्टेंट K2 ज्यादा रहा होगा, जब तो R Q में ज्यादा कन्वर्ट हुआ होगा, जब तो R Q में ज्यादा कन्वर्ट हुआ होगा। अरे समझ गए क्या? ग्राफ को देख के बताना कि Q की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए उसका रेट कांस्टेंट भी ज्यादा है, इसलिए उसका रेट, इसीलिए भाई आपका K2 इज ग्रेटर देन K1, इसीलिए आपका K2 इज ग्रेटर देन K1। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा A, B एंड C, A, B एंड C। बताओ भाई समझ में आया क्या? तो ये भाई वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था जैम 2020 का, जैम 2020 के सबसे टफ क्वेश्चन में इसको काउंट करेंगे हम, ठीक है। देखा ना कितने कंसेप्ट पढ़ने पड़े इस क्वेश्चन के लिए। ओके, बाकी भाई काइनेटिक्स से इतने टफ क्वेश्चन आए नहीं थे पहले। बोलिए भाई बोलिए, मजा आया क्या आज की क्लास में? मजा आया आज की क्लास में या नहीं? बोलो भाई, हो गया केमिकल काइनेटिक्स मेरी तरफ से? मेरी तरफ से केमिकल काइनेटिक्स हो गया कंप्लीट। इससे ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं जा सकता आपसे केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। सब कुछ पढ़ाया मैंने केमिकल काइनेटिक्स में, सब कुछ। टाइम ज्यादा लगा दिया इस बार, ये मानता हूं मैं, लेकिन पढ़ाया मैंने काफी डिटेल में, ठीक है भाई। सर व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन बता दीजिए। अच्छा भाई तेरा व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन बताते हैं, कहाँ पे गया फोन? अच्छा ये पढ़ा फोन तो है, कमेंट पढ़ रहा हूँ, फोन कहाँ पे गया? अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप में है। क्वेश्चन नंबर 72, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स A2 plus B2 to this is इतना किलो जूल। द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ। अच्छा सॉरी 72, मैं 71 पढ़ रहा था। इन द टेम्परेचर रेज दिस T1 T2 दे दिया भाई आपको, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A ये भी दे दिया, A की भी वैल्यू दे दी आपको, ठीक है ना। इफ मोलैरिटी ऑफ क्लोरीन, है ना, मोलैरिटी दे दी आपको भाई क्लोरीन की, कितनी दे दी भाई मोलैरिटी? ये रही ना, ग्राम पर मोल। और इसकी दे दी, इसकी दे दी, इसकी दे दी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर P? देखो भाई इसका भी है एक एडवांस वर्जन होता है इसका मैं आपको एक फार्मूला लिखवा देता हूँ। ये सर लास्ट में मजा आया जैम वाले क्वेश्चन सोल्व हुआ तो, ठीक है। इसका मैं एक फार्मूला लिखवाता हूँ चिराग आपके लिए, है ना। इसका एक फार्मूला लिखवाता हूँ, हालांकि ये थोड़ा सा मतलब नेट गेट में ज्यादा करवाते हैं इसको। इसका एक फार्मूला लिखवाता हूँ, उससे आपका ये सोल्व हो जाएगा। बस फार्मूला बेस्ड है ये, ज्यादा कुछ वो नहीं है। इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला लिखवा देता हूँ, वेट करना पड़ेगा आपको।
भाई ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना चिराग, ये जो क्वेश्चन कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयरस्ट पूछे जाते हैं, है ना। मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन इतने टफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन भाई ये नेट के हैं, ठीक है, इसमें कुछ नेट के डाल देते हैं, नेट का ये बस, और कुछ नहीं है, जैम वैम में कुछ नहीं है। ये पहले बता रहा हूं मैं, जैम वाले बिल्कुल नहीं पूछेंगे इसको, फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा जरूर दूंगा इसके बारे में। और बताओ भाई बाकी स्टूडेंट्स, जब तक और कुछ बता दो, मैं इसको देख रहा हूँ, एक बार सर्च कर रहा हूँ, अच्छे से मिलेगा तो मैं बताता हूँ। इसको मैं भेजता हूँ थोड़ी सी देर में। देख लेता हूँ भाई, अभी मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में करवाना पड़ेगा फिर ये। ठीक है चिराग, मैं भेजता हूँ, आज मैं भेजता हूँ आपको, असाइनमेंट भेजता हूँ, वो ट्राई कर लेना बस, वो इनफ है। तो ये आपसे पूछ रहा स्टेरिक फैक्टर ना, स्टेरिक फैक्टर, ये एक आपका पूरा बड़ा सारा, इसको मैं भेजता हूँ चिराग थोड़ी सी देर में, ये फार्मूला भेजता हूँ आपको सोल्व करके, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजता हूँ मैं थोड़ी सी देर। ये कोलिजन थ्योरी का ये क्वेश्चन, ये अभी मुझे एक बार मिल नहीं रहा है, वो जैसे ही मिलेगा मैं भेजता हूँ आपको। भेजता हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है ना, भेजता हूँ, अभी मुझे मिल नहीं रहा, एक बार देखना पड़ेगा, ये नेट गेट वालों के लिए होता है। ठीक है भाई, चलिए गुड नाइट आप सभी को। और भाई मैंने केमिकल काइनेटिक्स किया कंप्लीट, प्रीवियस ईयर की वीडियो आ जाएगी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।